Hi everyone, we are solving 2025 prelims PYQs of modern history today. इससे पहले हमने एंशियंट एंड medieval हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है विथ फुल एक्सप्लेनेशन और उसमें हमने सोर्स ट्रेसिंग भी की थी कि कहाँ से आपके प्रश्न आए थे। आज का वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव ऐसे होगा जैसे ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में प्रश्न पूछा है। थीम पर बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए, जैसे KPSC AE में भी पूछा, भी PCS में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया राजस्थान, और के PCS अपर में 2021 में भी यही थीम आई थी और 2024 में भी यही थीम पूछी गई थी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय. फर्स्ट इज ही possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. So ईस्ट के ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम को डेफिनेटली ये काफ़ी मानते थे। इसके इनफ एविडेंसेस हमारे पास हैं जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। देन ही डिज़ायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बहुत जनरल स्टेटमेंट हैं। देखिए, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसे आप डिनाई कर सकते हैं। अगर आप इन्हें डिनाई करना चाहते हैं कि वो रैशनल नहीं थे, साइंटिफिक अप्रोच में नहीं मानते थे, तो आपको इसके प्रूफ लाने पड़ेंगे। और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये बिल्कुल फिट बैठते हैं स्टेटमेंट्स। सो हमारे दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो जल्दी समझ में आ जाए। हमारी थीम है सोशियो कल्चरल रिफॉर्म और उनके लीडर्स के बारे में, जिसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में प्रश्न पूछा गया था और ब्राह्मो समाज इनसे रिलेटेड है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस थे और एक ये इम्पॉर्टेंट भाषाविद भी थे। इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, गिफ्टेड लिंग्विस्ट आप कह सकते हैं। इन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहते हैं और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। ही बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी। एज इट इज़ आपका ये उठा करके इस साल पूछा गया था, जो ये वाला सेंटेंस है, और ये कहीं और से नहीं है बल्कि स्पेक्ट्रम बुक है ना, उसी से ही लिखा गया है। ये नोट्स स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा सबके इकट्ठे करके बनाए गए हैं। ही बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी। एज इट इज़ स्टेटमेंट उठा के इसी बार PYQ में पूछा गया था और ये नोट्स पहले के बने हुए हैं जबकि। ओके, सो एज इट इज़ आया है कहाँ से? स्पेक्ट्रम से आया हुआ है ये। और ये सारे नोट्स स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा और अदर जो PYQs हैं ना, उनको कंबाइन करके बनाए गए हैं। आप इनको एज इट इज़ रेफ़र कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। देन इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोनोथिज़म में मानते थे। मोनोथिज़म क्या होता है कि आप एक ही भगवान पर भरोसा करते हैं और आप ये मानते हैं कि वो कोई भी निराकार भगवान है, और आइडल वर्शिप जो है उसे ये नहीं मानते थे। ये भी इन्होंने लिखा है। इवन आइडल वर्शिप को ये डिनाउंस करते थे कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। तो इसी के लिए इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा सेटअप की थी जिसे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं। और वेदांता इन्होंने कहा था आप वेदांता फॉलो कीजिए जो कि रीज़न पर बेस्ड होना चाहिए। वेदों को आप पढ़िए ज़रूर क्योंकि वो हमारे सेक्रेट टेक्स्ट है, लेकिन उनको रीज़न के साथ, रैशनैलिटी के साथ पढ़ना है। एज इट इज़ जो उसमें लिखा है उसको ऐसे ही फॉलो नहीं कर देना है। वैसे ही अगस्त 1828 में उन्होंने ब्राह्मो समाज फाउंड किया था एंड वो वैसे चाहते नहीं थे कि अपना एक रिलीजन बनाए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो मोनोथिज़म में विश्वास रखते थे, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी के रिलीजन वो नहीं बनाना चाहेंगे। ओके, और उन्होंने ये किस लिए यूज़ किया था ब्राह्मो समाज को? प्योरीफाई हिंदुइज़्म और मोनोथिज़म को प्रोपगेट करने के लिए। ये कहते थे कि ट्विन पिलर्स ऑफ रीज़न होते हैं हमारे पास अभी जो है, वो वेदास आप रेफ़र कर सकते हैं और उपनिषद्स कर सकते हैं। दोनों को ही आपको रीज़न के साथ में पढ़ना है और सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। इनके ब्राह्मो समाज के फीचर्स कौन कौन से थे? एक तो ये पॉलीथिज़म को इनकार करते थे और आइडल वर्शिप, दोनों को ही ये अनाउंस करने के लिए कहते थे। और ये कहते थे कि कोई भी डिवाइन अवतार नहीं है हमारे। अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, मुझे इसलिए भेजा गया है, तो वो बिल्कुल गलत है। और कोई भी स्क्रिप्चर का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको खुद का रीज़न यूज़ करना है और कंशाइंस को यूज़ करना है। कंशाइंस क्या होता है? इनर वॉइस होती है एक, जो आपको बताती है कि राइट और रॉन्ग क्या है। और कंशाइंस आप ऐसे समझते हैं ना, अगर आप कुछ गलत
तरफ जा रहे हो या गलत सोच हो रही हो आपकी, तो ये अंदर वाली अंदरूनी आवाज़ होती है जो आपको बताती है कि ये गलत है और ये सही है। ओके। और ये क्रिटिसाइज़ करते थे कास्ट सिस्टम को। तो जितनी कुप्रथाएँ उस समय चल रही थी, उनको रिफ़ॉर्म करने के लिए ब्राह्मो समाज क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। और इनके एफ़र्ट्स बताए जाते हैं कि एंटी सती स्ट्रगल में राजा राम मोहन रॉय ने 1818 से ही स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने जो सीक्रेट टेक्स्ट हैं उन्हीं को ही यूज़ किया था। इसलिए ये बताने के लिए कि कोई भी रिलीजन दुनिया में ऐसा नहीं कहता जो कि आपको किसी इंसान को या फिर किसी विडो को ज़िंदा जलाने के लिए बोल दे। ओके, सो बर्निंग अलाइव ऑफ विडो किसी भी रिलीजन में ऐसा नहीं माना जाता और सही नहीं माना जाता। ओके। बिसाइड्स अपीलिंग टू ह्यूमैनिटी, रीज़न एंड कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो कंपैशन होता है, एक तो आपको एम्पैथी है, आप समझ रहे हैं कि किसी इंसान को कोई दुख है और आप उसे अच्छी तरीके से उसका दुख फील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने कंपैशनेट हैं। ओके। 1829 में आप देखें तो इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस में बहुत योगदान दिया था। उस टाइम पे जो आपके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जिनकी वजह से एक रेगुलेशन आया सती बैन को लेकर 29 में ही, 1829 में। तो उसके हिसाब से फिर सती को अबॉलिश कर दिया गया था। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कदम उठाए थे। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। ये एक एक फैक्ट है ना, अभी पूछा गया है, आप देखेंगे जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे। और वही जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं उनको प्रोपगेट करने की ये बात कर रहे थे। इसके साथ ही सोशल रिफॉर्मर्स और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो एलिमिनेशन में आएंगे ये। देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये भी ब्राह्मो समाज से ही रिलेटेड है। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में, 1839 में। और ये कहते थे कि मैं ब्राह्मो समाज के आइडियल्स और जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं को ही प्रोपगेट करने के लिए ये सभा की स्थापना कर रहा हूँ। देन केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्राह्मो समाज से ही जुड़े थे, लेकिन इनका जो ब्राह्मो समाज था ना, ये चाहते थे कि ऑल इंडिया लेवल पर ये फैल जाए। ओके, सो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 इनके ब्राह्मो समाज को कहा जाता है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन ऑफ समाज, मीटिंग और टीचिंग्स, दोनों को इन्होंने क्या किया, बंगाल से बाहर भी प्रोपगेट करने की कोशिश की थी। और ये जो है, इसको देखते हुए देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि आप ट्रेडिशनल जो ब्राह्मो समाज है उसी की वैल्यूज़, उसी की टीचिंग्स को आप फैलाओ। और ये बंगाल से बाहर भी नहीं गए, लेकिन जो केशव चंद्र सेन हैं उन्होंने बंगाल से बाहर भी इसे प्रोपगेट किया था। इसलिए जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया, अपने ब्राह्मो समाज को आदि ब्राह्मो समाज का नाम दे दिया कि हम जो है ट्रेडिशनल ब्राह्मो समाज की वैल्यूज़ को प्रोपगेट करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या आया था ब्राह्मो समाज का? जितनी भी कुप्रथाएं उस समय चल रही थी, जैसे सती हो गया, पर्दा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, कास्टिज्म, उन सब पर इन्होंने काम किया था ताकि कुछ सोशल रिफॉर्म्स निकल कर आएँ। और फिर जो ये चीज़ है ना, इसकी एक लिमिटेशन आप लिख सकते हो कि ज़्यादातर जो ब्राह्मो समाज है ट्रेडिशनल वाला, वो बंगाल के बाहर नहीं गया। और वैसे ही एक प्रार्थना समाज करके आता है। प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1867 में बॉम्बे में हुआ था। सिमिलर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स थे जैसे कि ब्राह्मो समाज के थे। और एम.जी. रानडे जो थे, उन्होंने ज्वाइन किया इसे 1870 में, और ये भी ऑल इंडिया लेवल पर फोकस कर रहे थे सोशल रिफॉर्म्स को लेकर। नाउ 2021 में आपका ऑलरेडी PYQ आ चुका है, उसमें है यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में, और इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। 1820 से 1830 तक ये चला था, और जो बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर ये फ्लरिश हुआ था मूवमेंट। जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, उन्होंने जो मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी या जो भी मेंबर्स थे, उनको क्या कहा? डेरोजियंस कहा, और पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल कहा। किसने कहा, ये भी आ सकता है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके बन जाते हैं। वुमेन और एजुकेशन दोनों को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया था। देन जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो आइडियाज़ थे, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और ये चाहते थे कि ये इंडिया में भी प्रोपगेट हो। और इन्होंने हिंदू कॉलेज बंगाल में जो है वहाँ पर पढ़ाया भी था। लेकिन ये मूवमेंट जो है ना, ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बल्कि इसे
फेल्ड मूवमेंट कहा गया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी। जैसे आप पीजेंट कॉज की बात करें तो पीजेंट कभी भी जो ऑलरेडी इतने परेशान है टैक्सेस से, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, गवर्नमेंट उनको हमेशा सप्रेस करते रहती है कॉलोनियल टाइम पर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ उनके लिए बहुत मॉडर्न होते और उनसे रिलेट भी नहीं करते, है ना? क्योंकि जो इंसान खाने पीने के लिए ही चिंतित है कि आज हमें खाना मिलेगा या नहीं, वो कहाँ इतने मॉडर्न आइडियाज़ की बात करेगा, या उसे पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। उसे वोट देने का अधिकार तो था नहीं, वोट क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो वो लिबर्टी फ्रेटर्निटी वाले आइडियाज़ से कहाँ कनेक्ट कर पाएगा, है ना? तो इसलिए क्योंकि ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स थी उनसे ये मूवमेंट इतना अटैच नहीं हो पाया और ये फेल हो गया। तो कुछ ऐसे ही रीजंस आप देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करने को आता है कभी कभी, तो तब आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आता है कि इन्होंने बेथ्यून स्कूल खोला था 1849 में। और अगर इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें तो हाई मोरल वैल्यूज़, जनरस टू पुअर, ये आप किसी भी लीडर जो सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं उनके बारे में इस तरीके कीवर्ड्स लिख सकते हैं। और इन्होंने प्रीसली मोनोपोली पर काफ़ी बात की थी कि प्रीसली मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जब आप स्क्रिप्चरल नॉलेज की बात करें तो सबको हक होना चाहिए स्क्रिप्चर्स पढ़ने का और उन्हें सीखने का। और विडो रिमैरिज पर इन्होंने काफ़ी खुलकर बात की थी और एफर्ट्स भी डाले थे। तो इनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट एक PYQ बनता है। देन ड्यू टू मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन, कब किया था ये मूवमेंट? 1840 से 50s के टाइम पर इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर भी काफ़ी काम किया था। और ये इवन अब खुद भी जो है संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको लेकर भी एक PYQ ऑलरेडी बन चुका है। देन वेस्टर्न इंडिया के कुछ मूवमेंट्स देख लेते हैं। अगर ये आपने ऐसे दिमाग में बिठा लिया तो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं ना उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा पाएंगे। महाराष्ट्र वाले रीजन की बात करें तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ये मुंबई से सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। इन्होंने जर्नलिज्म में काफ़ी योगदान दिया था, जैसे दर्पण, दिग्दर्शन। ये दिग्दर्शन जो है वो साइंटिफिक आर्टिकल्स के लिए काफ़ी फेमस था। और परमहंस मंडली, ये 1849 के अराउंड फ्लरिश हुआ था महाराष्ट्र में ही, और हिंदू रिलीजन के रिफॉर्म्स को लेकर ये बात करते थे। फिर है गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी। ऑलरेडी आपका UPSC का प्रश्न है। ये भी महाराष्ट्र से ही थे और इनका एक वीकली आता था हिटाचू करके। तो ये पूछा जा सकता है अगर आप MPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट वहीं का ही PYQ है। देन पीरियोडिकल्स थे इनके, जैसे ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ये सब आते थे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑलरेडी ये आए हुए हैं। देन ज्योतिबा फुले की बात करें और सत्य शोधक समाज की बात करें तो एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्होंने ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी 1873 में, और ये सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनके कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एज इट इज़ ध्यान में रखनी है। वह है सर्वजनिक, सत्य धर्म और गुलामगिरी। PYQ है ऑलरेडी। देन गेन्ड टाइटल ऑफ महात्मा, ज्योतिबा फुले को भी महात्मा का टाइटल मिला था जैसे महात्मा गांधी जी को मिला था। और इन्होंने जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एजुकेशन पर काफ़ी काम किया था। और इनकी जो वाइफ है ना सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन सभी चीज़ों पर, सोशल रिफॉर्म्स पर काम किया था। देन गोपाल गणेश अगारकर की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र से ही हैं, और इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज दोनों की स्थापना में काफ़ी रोल निभाया था, और ये उसके को-फाउंडर भी रहे थे। जो केसरी है उसके फर्स्ट एडिटर ये रहे थे। और सुधारक पीरियोडिकल इन्होंने निकाला था जो कि अनटचेबिलिटी को अपोज करता था और इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले इससे जुड़े एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने हेल्प ली थी MG रानडे की। और जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसमें बात की गई थी कि जो भी हम गवर्नमेंट से कहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू ही मांगेंगे, और ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनसे हटकर कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए जाएं जो कि गवर्नमेंट जिनको अपोज भी नहीं करे। ओके, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ज़्यादातर अपनाते थे। इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें भी पब्लिश की थी, जैसे हितावड़ा, इसमें अपनी ये बातें रखते थे और बताते थे कि क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स हमें चाहिए और क्या क्या होने चाहिए। देन सोशल सर्विस लीग देखें तो NM जोशी, जो कि बॉम्बे से ही
बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। इवन जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, वो अभी भी फंक्शन कर रही है। जो बालवाड़ीज़ देखे होंगे आपने, आश्रम स्कूल्स देखे होंगे ट्राइबल गर्ल्स के लिए, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के एफर्ट्स से भी बने थे। नाउ अब हम देख लेते हैं पहले जो हमारे PYQs आए थे। यहाँ पर फर्स्ट उसका ही PYQ था, जिसमें हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, स्पेशली उपनिषद्स एंड वेदांता। ओके, और ईस्टर्न थॉट्स को काफ़ी इन्होंने एम्ब्रेस किया था, और लीडिंग रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर रहे हुए थे। रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, दीज आर सम कीवर्ड्स। नाउ वी हैव आवर MCQs, और आई वुड से क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो राजा राम मोहन रॉय एडवोकेट थे, ये टैट में पूछा गया है। और सीरियस UPSC सीरियस 2017 में ये दोनों स्टेटमेंट आए थे कि इन्होंने स्टार्ट किया था आत्मी सभा, और ब्राह्मो समाज इन्होंने फाउंड किया था। अब जो आपके SSC और किसी भी स्टेट PSC में है, वो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो आत्मी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1814 में कोलकाता में हुई थी, और ब्राह्मो समाज 1828 में कोलकाता में ही हुआ था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इम्पॉर्टेंट, वो है तुहफत अल मुआहिदीन, अ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। ये तीनों स्टेटमेंट ऑलरेडी KPSC AE की परीक्षा में पूछा गया था, जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है। देन UKPCS में इसी बुक को लेकर प्रश्न आया था, अपर PCS 2021 का, कि जो गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट है ना, वो बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो वो पर्शियन लैंग्वेज में है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए, ऐसे ही ट्रिक्स अपनाते हैं वो। आपको बुक का नाम दिया था अ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, और पहला ऑप्शन आपको दिया था इंग्लिश में लिखी है। तो नाम अगर ये था और पहला ही ऑप्शन उसमें इंग्लिश दिया हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन में ना ट्रैप्स सेट करते हैं। अगर आपको पता होता कि ये गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट है, उसका असली नाम ये था और ये एक पर्शियन लैंग्वेज में है, तो बिल्कुल सही रहता। ओके, देन मुगल एम्परर ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। कौन से एम्परर थे वो? अकबर सेकंड थे। यही हमारा प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2012 में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भरत पथिक टाइटल दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला, जो कि आपके TNPSC जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये SI जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है कर्नाटक का, उसमें पूछा गया था। देन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो इनका माना जाता है वो है अबॉलिशन ऑफ सती में इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स दिए थे 1829 AD में। ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है नोट्स में ही, आप देखिए ये नोट्स ही रिपीट हो रहे हैं अभी आपके, और रिवाइज भी होते जा रहा है। देन राजस्थान पटवारी में ये पूछा गया था। एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम पर। 4 दिसंबर 1829 1829 में इन्होंने ये रेगुलेशन निकाला था अबॉलिशन ऑफ सती को लेकर। देन टू प्रोपगेट द आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839। ये UKPCS अपर 2024 में रिपीट हुआ है। देखिए थीम एक ही है, सोशल रिफॉर्म्स को लेकर। तो आपको सोशल रिफॉर्म्स की थीम जो है उसको अच्छे तरीके से करके जाना है। अगली बार हो सकता है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में पूछे, लोक हितवादी के बारे में पूछे। ओके, तो हमने देखा था देवेंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा स्टार्ट की थी। अब ये वाला फैक्ट कब की थी ये भी आ सकता है। देन इन 1830, जहाँ पर भी मैंने RRR लिखा है उसका मतलब है राजा राम मोहन रॉय। ही वेंट टू इंग्लैंड, ये वेस्ट टू हो गया था। ये इंग्लैंड गए थे, किस वजह से गए थे? एज एम्बेसडर गए थे मुगल एम्पायर के। क्यों गए थे? ताकि जो इनका जो बेंटिक के टाइम पर बंगाल सती रेगुलेशन हुआ था पास, उसको रिवर्स होने से बचा ले। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ ये पास हो चुका था, लेकिन हो सकता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो इसे रिवर्स कर देती ऑर्डर को। इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उनको सोशल रिफॉर्म से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था, उनको बस इकोनॉमिक चीज़ें चाहिए थी और पैसे चाहिए थे। तो इन चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए दूसरों की लाइफ में, यहाँ इंडिया के जो सोशल लाइफ थी उसमें इंटरफेयर वो वैसे भी नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, तो वो इसे रिवर्स भी कर देते। क्योंकि ऑपोजिशन होता, जो क्लासेस हैं जो इसे प्रैक्टिस कर रही थी सती को, तो अपोज करते करते हो सकता था कि कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इसको लेकर। तो लेकिन फिर
राजा राम मोहन रॉय वहाँ गए और उन्होंने एज एम्बेसडर अपनी ड्यूटीज़ निभाई, तो अबॉलिशन जो था वो इंटैक्ट रहा। देन न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इन्होंने पर्शियन में मिरातुल अखबार न्यूज़पेपर निकाला था, जिसे कहते हैं मिरर ऑफ न्यूज़, और बंगाली वीकली निकाला था जिसे कहते हैं संबंध कौमुदी, मून ऑफ विजडम। देन आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड बाय आरआरआर, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, वॉज द प्रिकर्सर इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। सो बंगाल का जो रिफॉर्म्स रहे थे उसका प्रिकर्सर पूछा है। सबसे पहले वाला ब्राह्मो समाज से भी पहले क्या था, आत्मी सभा थी। ओके, नेक्स्ट वी हैव तेलंगाना पुलिस एसआई में पूछा था, राजा राम मोहन रॉय कंडेम्ड आइडल वर्शिप एंड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो होते थे, आप देखिए सती प्रथा भी एक इस तरीके का रिचुअल उसमें माना जाता था जिसमें प्रीस्ट वगैरह की ज़रूरत आपको पड़ती थी। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए और प्रीस्टली मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये इसे भी डिनाउंस करने को कहते थे। देन ही प्रोपगेटेड मोनोथिज्म एज इट इज़ स्टेटमेंट आया था, स्टेटेड कि रिलीजन जो है ना, और ये जो रिलीजन है, डिवाइन वर्शिप है, ये सब पर्सनल मैटर्स हैं, किसी तीसरे इंडिविजुअल को इन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो कि अनजस्टली कंट्रोल हो रहे थे किसी प्रीस्ट के द्वारा। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं। जब आप सोशल रिफॉर्मर्स की पर्सनैलिटी के बारे में प्रश्न आता है कि इन्होंने एथिक्स में क्या योगदान दिया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने अपनी मोरालिटी को यूज़ करते हुए जो उस समय समाज की जो कुप्रथा चल रही थी, सती प्रथा, उसको चैलेंज किया था। ओके, और फिर उसमें सक्सेसफुल भी वो रहे थे। टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स ही डिपेंडेड अपॉन वैदिक एंड पुराणिक लिटरेचर, और उन्होंने काफ़ी इंटेलेक्चुअल मूव भी लिया था कि वही लिटरेचर को यूज़ किया जो कि लोग उस समय मानते थे, उन्हीं को ही अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि देखिए इन लिटरेचर्स को जिन्हें आप मानते हैं, इनमें खुद ही नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी इंसान को, यानी एक विडो को आप लाइव बर्न कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इन लिटरेचर्स में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। ओके, देन मैच द फॉलोइंग, इसमें बुक्स और ऑथर्स पूछे गए थे, उनमें एक है हमारे पास राजा राम मोहन रॉय, इसलिए ये इम्पोर्टेंट इसमें डाल दिया है मैंने। जैसे हेराल्ड ऑफ न्यू एज इनकी एक बुक है, और एनी बेसेंट की बुक है न्यू इंडिया, और स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुस्तान। और फोटोवोल्टाइक लाइटिंग सिस्टम किसकी है, रामकृष्ण मिशन की। सो ये तमिलनाडु पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, और ऐसे कोड्स दिए थे 2-4, मैंने यहाँ पर सारे कोड्स नहीं दिए बल्कि सिर्फ आंसर वाला कोड लिख दिया है मैंने। अब अदर नोटेबल वर्क्स देखिए राजा राम मोहन रॉय के, तो द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस है, वेदांत ग्रंथ है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी इनका वर्क है, अ डिफेंस ऑफ हिंदूइज्म है इनका वर्क। सो ये अगले पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके स्टेट पीसीएस में या फिर एसएससी लेवल के एग्जाम्स में। देन वेदांता कॉलेज इन कलकत्ता इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ऑलरेडी ये पीवाईक्यू था। देन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, इन 1825 हु फाउंडेड द वेदांता कॉलेज, इन विच कोर्सेज बोथ इंडियन लर्निंग एंड इन वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस वर ऑफर्ड, यानी जहाँ इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही कोर्सेज और एजुकेशन को लेकर कोर्सेज ऑफर होते थे, तो राजा राम मोहन रॉय ने ही वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पोटेंशियल क्वेश्चन कब की थी, 1825 में। देन नोट याद रखना है आपको, 2 अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से, एक तो हिंदू कॉलेज है और एक है पाठशाला, और कलकत्ता कॉलेज भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकी क्रोनोलॉजी भी याद करनी चाहिए कि कब कब फाउंडेड थे। देन नोट है, एक ऑप्शन में नोट आया हुआ था राजा राम मोहन रॉय, इसी तरीके के क्वेश्चन में, उसमें ये पूछा था कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड नहीं है बल्कि केशव चंद्र सेन से रिलेटेड है। इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था और कलकत्ता में किया था 1870 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो चाइल्ड मैरिज है ना, उसके अगेंस्ट एक पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट वन तमिलनाडु पीसीएस 2024 में ही पूछा है, दैट राजा राम मोहन रॉय फेवर करते थे पॉलीगैमी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था मोनोगैमी को ये प्रोपगेट करते थे। ही इस्टेब्लिश्ड द वेदांता कॉलेज 1825।
ब्राह्मो समाज के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में प्रश्न ऑलरेडी आ गया है, दैट इट अपोज्ड आइडल्ट्री, बिल्कुल सही है, आइडल वर्शिप को ये कंडेम करते थे। इट डिनाइड नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रिटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, और ये बिल्कुल सही हमने देखा था तब जबकि इन्होंने कहा था कि स्क्रिप्चर्स नॉलेज जो है वो सब तक जानी चाहिए। तो प्रीस्टली क्लास की जो मोनोपोली है उसको ये ख़त्म करना चाहते थे, और ये रिलीजियस टेक्स्ट आम लोग भी खुद से पढ़ सके, इंटरप्रेट कर सके, ये चाहते थे। और इन्होंने पॉपुलराइज किया था कि डॉक्टरिन दैट वेदास आर इनफॉलेबल, ऐसा कोई डॉक्टरिन इन्होंने पॉपुलराइज नहीं किया था। ऑल्दो इन्होंने वेदास की टीचिंग को यूज़ किया था समझाने के लिए लोगों को, लेकिन इन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि जो वेदास हैं वो इनफॉलेबल हैं, उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। ओके, ऐसे कुछ एक्सट्रीम अगर स्टेटमेंट्स या कीवर्ड्स आए तो उनको ध्यान से पढ़िए कि वो सच में ऐसा था या नहीं। देन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2025 में, हाउ डिड राजा राम मोहन रॉय एक्टिवली सपोर्ट द कैंपेन अगेंस्ट सती इन अर्ली 1800s इन बंगाल। तो ये इन्होंने प्रिंट मीडिया को यूज़ किया और पब्लिक डिबेट्स को यूज़ किया। अदर ऑप्शंस जो यहाँ पर थे ना वो ये था कि रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, तो ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया इन्होंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था और पब्लिक डिबेट्स को भी यूज़ किया। ओके, देन यूपीएससी सीडीएस में ही प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से। ऑलरेडी ये दोनों तो हमने देख लिए थे, लेकिन प्रार्थना समाज से रिलेटेड कौन है? आत्माराम पांडुरंग, और आर्य समाज से रिलेटेड है दयानंद सरस्वती। तो ये दोनों एलिमिनेशन में आपके जा रहे थे इसमें। फिर राजस्थान पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। इस लेवल का आपको प्रश्न तो नहीं करना, लेकिन अगर आप प्रोफेसर या फिर लेक्चरर के लिए कर रहे हैं तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने सबमिट किया था पिटिशन प्रीवी काउंसिल के लिए फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये इनका इंपॉर्टेंट स्टेप है एज इट इज़, वैसे पूछा जा सकता है ये भी। विद होम ऑफ द फॉलोइंग, ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके साथ, लेकिन इन्होंने एक पिटिशन ज़रूर सबमिट की थी। वो द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष और गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर, ये सब उनके साथ में एज मेंबर गए थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। असहयोग कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट इज़ बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, ये बिल्कुल उस टाइम पर हुआ था। देन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट टू नॉन वायलेंस जो हुआ था वो इसके लेटर स्टेज में कहाँ पर, चौरा चौरी में हुआ था, जब गांधी जी ने इसे मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो लास्ट में हुआ था और उसी का ही कारण बना विड्रॉल का, वही उसी विड्रॉल का कारण बना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑल ओवर द मूवमेंट आपको स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस देखने को मिला था। देन हमारे पास है रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट, ऐसे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, यूजिंग देम इन पब्लिक। यहाँ पर रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स नहीं बल्कि गिविंग अप टाइटल्स एंड ऑनर्स था, तो ये तो हमारा गलत है। अगर आपको नहीं पता था तो थोड़ा बहुत ऐसे कीवर्ड्स को ना आप ध्यान रखिए कि वो सही कह रहा है या गलत। अब यहाँ पर बताना क्या है हमें कि कौन से अब पार्ट्स जो हैं वो नॉन कोऑपरेशन के बारे में हैं, सही से बताते हैं। तो कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, ये वाला हमारा गलत था, तो 2 अभी तक हमारे आंसर ठीक है। ये देख लेते हैं कि ये सही है या गलत। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, तो अभी तक हमारे ये वाला आंसर नहीं हो सकता और ऑल 4 भी नहीं हो सकता। तो पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल हुआ था और सेटलिंग डिस्प्यूट के लिए हुआ था। आप खुद सोचिए, जब आप नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो आप गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको इग्नोर या फिर उसको निगलेक्ट या फिर उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पर जब आप अपने नेशनलिस्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए जो बॉडीज़ प्रोवाइड कराई गई होंगी उनको आप क्या करेंगे? अपोज करेंगे या उनको बॉयकॉट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल था, अगर वैसे एज इट इज़ बुक्स में नहीं मिलता तो इस एंगल से आपको सोचना है कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब है गवर्नमेंट अथॉरिटी को आप क्या कर रहे हैं? बॉयकॉट कर रहे हैं, और उसमें आप क्या करेंगे? खुद के कुछ इंस्टीट्यूशंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देन ओनली 3 विल बी आर करेक्ट आंसर। तो वहाँ पर क्या हुआ था? न्यायालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था, अहिंसा का कठोर अनुपालन हुआ था, और विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना हुई थी। केवल 3 हमारा सही होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में गिव अप ऑनररी टाइटल्स की बात की गई थी कि आपको जो भी ऑनररी टाइटल्स मिले हैं उनको आप छोड़ दो, जैसे राय बहादुर का हो गया, नाइटहुड का हो गया, ऐसे टाइटल्स। ओके,
और फिर इसके आगे ना कुछ प्रश्न है हमें नॉन कोऑपरेशन के जान लेने के लिए हमें क्रोनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि आखिर 1990s और 20s में चल क्या रहा था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था और इसी के चलते रॉलेट सत्याग्रह हुआ। फर्स्ट मास स्ट्राइक भी इसे मानते हैं। और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और खिलाफत कमेटी सितंबर में फॉर्म की गई। अब ये सब चारों चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बस 1919 में पहले क्या हुआ था, बाद क्या हुआ था, ये उसकी क्रोनोलॉजी है। ओके, हम कहानी के तौर पर इसे आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, जब हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ था और किस वजह से खिलाफत कमेटी बनी। ओके, तो हंटर कमीशन फिर आया क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके लिए अक्टूबर में हंटर कमीशन को बिठा दिया गया। देन महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कमेटी बनाया गया और इनके चलते क्या हुआ था, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर, दिल्ली में। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 अनाउंस कर दिया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाई गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जिन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दैट इज INC उसको छोड़ दिया था। फिर 1920 में क्या हुआ था, जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन गया था वाइसराय से मिलने के लिए और ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी टर्की के साथ में। ये मई के टाइम पर हुआ था। टर्की में क्या हुआ था कि जो कैलिफेट की पोस्ट है ना, उसको हटाने की बात ये कर रहे थे इस ट्रीटी में, तो हटा भी दिया था इवन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उस टाइम पर। तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी रहा था कि जो कैलिफेट है टर्की के, उनके बैन को हटाने की जो मांग है वो मुस्लिम कम्युनिटीज ने रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। ओके, और उसी के चलते वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं। देन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी और खिलाफत कमेटी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट इज़ NCM लॉन्च कर दिया था। ये पहले कर दिया था इन्होंने 1 अगस्त के टाइम पर, जबकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उन्होंने ऑफिशियली NCM को कब लॉन्च किया, सितंबर 1920 में, ओके 1920 में, और कलकत्ता सेशन में ऐसा इन्होंने किया था। ओके, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, देन INC का दिसंबर सेशन हुआ नागपुर में और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो हुआ कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनाई गई। ओके, ताकि ग्राउंड लेवल पर काम हो सके, उसके लिए इसके नीचे प्रोविंशियल कमिटीज़ को भी बनाया गया। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में MN रॉय के द्वारा लॉन्च की गई। ओके, तो ये मोटा मोटा आपका क्रोनोलॉजी वाला पार्ट था जो हमने देखा। 1921 में क्या हुआ था, तिलक स्वराज फंड बनाया गया। देखिए, तिलक जो है अगस्त में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके लिए जो है इमोशनल एक अपील की गई थी कि ताकि मूवमेंट को सस्टेन किया जा सके, तो इसके लिए एक फ़ंड रेज़ किया गया था उस टाइम पर और इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के फ़ंड दिया भी था। देन INC का सेशन हुआ अहमदाबाद में, सॉरी। गांधी जो है उनको सोल अथॉरिटी बना दिया गया, किसके लिए, NCM के लिए, मूवमेंट की आप इसे लीड कीजिए। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने NCM को वापस ले लिया और मार्च में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और नवंबर में टर्की जो है वो सेक्युलर स्टेट बन गया। ये वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है। ओके, देन INC का गया सेशन हुआ था जहाँ पर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने रिज़ाइन कर दिया था INC से। इनके भी कुछ अपने रीजंस थे, वो हम बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब थोड़ा खिलाफत मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इसका इंटीग्रेशन जो है उसका बैकग्राउंड आपको पता लग जाए। सो फरवरी 1920s में ये स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के चलते। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 2 पावर्स थी, एक तो अलाइड पावर्स थी और एक सेंट्रल पावर्स थी। ब्रिटिशर्स अलाइड पावर्स में थे और सेंट्रल पावर्स में ऑटोमन एम्पायर था, जिसमें कि टर्की भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था और ये चाहते थे कि जो कैलिफेट की पोस्ट है ना वो अबॉलिश हो जाए। ब्रिटिशर्स चाहते थे और इन्होंने ये कर भी दी थी और मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस आई विद टर्की और इसमें इन्होंने पोस्ट अबॉलिश कर दी और जो टर्की है उसको ऑटोमैन से अलग कर दिया, ऑटोमैन एम्पायर से। और उसकी वजह से ये जो मूवमेंट हुआ खिलाफत मूवमेंट वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पर बूस्ट हो गया। देन जून 1920 में आप देखेंगे कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी इलाहाबाद में ही और गांधी जी से बोला गया कि आप इसे लीड करेंगे और बॉयकॉट यहाँ पर स्कूलों का, कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट्स का और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, ये सब करने को कहा गया लोगों को
एज अ पार्ट ऑफ एनसीएम। जो एनसीएम के मेथड्स हैं ना, उनमें ये चीज़ें इन्वॉल्व थी और इसी पर ही आपका पीवाईक्यू इस बार बना था। और इन्होंने कहा कि आप जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको जला सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस वाले पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर फॉरेन क्लोथ को बर्न करने की बात चल रही है, तो ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप अभी भी मूवमेंट्स में या प्रोटेस्ट में देखेंगे तो पुतले वगैरह जलाए जाते हैं। तो ये सिमिलर थिंग थी, कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं थी अभी तक। वायलेंट एक्टिविटी चौरा चौरी वाली मूवमेंट में होती है, ओके, इंसिडेंट में, सॉरी। देन अगस्त 1 में क्या हुआ था, 1920 में खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई। इन्होंने ही एक कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। जो ये वाले मेथड से थे ना, सब इन्होंने लॉन्च कर दिए थे नॉन कोऑपरेशन के रूप में, जबकि आईएनसी ने बाद में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया था और मूवमेंट था वो फॉर्मली लॉन्च माना गया। लोकमान्य तिलक जो हैं वो इसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया था ताकि जो ये मूवमेंट है उसे ये प्रोपगेट कर सके। देन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। यहाँ पर कुछ जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार, ये सब इंडिजिनस कुछ एजुकेशन सेंटर्स को ओपन किया गया इंडिजिनस लोगों के द्वारा ही, ओके। इसी के बैकएंड में कुछ और मूवमेंट भी चल रहे थे, जैसे नो टैक्स मूवमेंट चल रहा था अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस, जो भी वहाँ पर हाई टैक्सेस लगाए जाते थे उसके लिए। मिदनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश और असम का जो टी प्लांटेशन है, उस सब जगह पर ये नो टैक्स मूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि जो लोग हैं ना उनके अलग अलग रीज़न थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग सभी को परेशान करके रखा था, ठीक है, किसी पर टैक्सेस लगा दिए, किसी को अरेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ट्रायल भी उनका ढंग से नहीं होता था। तो काफ़ी लोगों में रिसेंटमेंट आ गया था। और आप देखिए कि कोई अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो हर कोई परेशान हो ही जाता है उससे। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं वो मास मूवमेंट के तौर पर आपको दिखेंगे इसमें। जिसमें मूवमेंट में आप देखेंगे ना इमोशंस आपके मिले हुए हैं, तो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर आपका बंगाल का विभाजन चल रहा था, उससे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इमीडिएट कॉज बना था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इमोशंस थे लोगों के, लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। इवन फ्रिटर्निटी को काफ़ी आगे उस मोमेंट ने बढ़ाया था, ओके। तो वैसे ही नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई, क्योंकि आपका एक कॉमन कॉज हो गया, आपको किसी कॉमन अथॉरिटी ने बहुत परेशान कर रखा है, तो आप उसके खिलाफ क्या होंगे, एकजुट हो जाएंगे। और वैसे ही बाद में फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में जाकर तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी और काफ़ी उस टाइम तक लोग अवेयर भी हो गए थे मूवमेंट कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए भी, और मास मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। फिलहाल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके लिए देखें तो सितंबर 1920 है। इसमें कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। ये एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑब्जेक्टिव इसका देखें, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दो रॉन्ग्स को आपको करेक्ट करना था, वो रॉन्ग एज इट इज़ पूछे जाते हैं। एक तो पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और दूसरा खिलाफत का जो कॉज था उसको ठीक करना, ठीक है। तो दो रॉन्ग्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए थे उनको ठीक करने के लिए, उसी की मांग को लेकर ये मूवमेंट को चलाया गया था। एक चीज़ याद रखनी है, स्वराज इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ओके। ये फर्स्ट टाइम आया था या इससे पहले भी था, ये एक प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। हम इस पर एक पीवाईक्यू देखेंगे जो कि आया हुआ है, ओके। देन आईएनसी, इन्होंने कहा कि वही जो रीजंस हमने ऊपर देखे थे कि कौन से मेथड्स से आप ये कर सकते हैं नॉन कोऑपरेशन। और ऑल टाइम ये क्या रहा था, नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा था, ये एक फैक्ट है। अगर बोलेंगे ना स्टेटमेंट में, ऑल टाइम नॉन वायलेंट रहा था जब तक कि ये एंड नहीं हुआ, किसकी वजह से, चौरा चौरी इंसिडेंट जिसमें कि वायलेंस हो गया था, ओके। उससे पहले क्या था, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। फिर 1920 आईएनसी का जो नागपुर सेशन हुआ था, उसी में जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने अपना गोल चेंज कर दिया था। और उन्होंने गोल क्या रखा था, गांधी जी से इंसिस्ट किया था पहले तो कि आप जो है मूवमेंट को लीड कीजिए, और दूसरा गोल रख दिया सेल्फ रूल। पहली बार जो सेल्फ रूल ऑफिशियली आईएनसी ने कहा था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहा था, ओके, बाय पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस। अभी भी नॉन वायलेंट है क्योंकि मूवमेंट, तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को ऑफेंड कर दे। अभी भी क्या चल रहा है कि हम लेजिटिमेट मींस के थ्रू लेंगे, क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं, आप हमें एटलीस्ट स्वराज्य तो दे ही सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम भी आई थी, वो ये थी कि स्वराज्य का मतलब क्या है, सबके लिए अलग अलग बन रहा था। कोई कुछ कह रहा था कि हमारा स्वराज ये है, हमारा जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वही कंफ्यूज हो गए थे कि
क्या हो सकता है अल्टीमेट स्वराज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता नहीं लग पाया और उन्होंने बुरी तरीके से फिर सप्रेस कर दिया सबको। देन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कुछ हुए थे कांग्रेस में ही। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सेटअप कर दिया गया था, जिसमें पहली बार इनमें 15 मेंबर्स बने थे। देन प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी, और ये किस बेसिस पे बनाई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कि प्रोविंस में कौन सी लैंग्वेज चलती है। जैसे गुजरात की पीसीसी थी, और फिर एमपीसीसी, और फिर देखिए यहाँ पर जो वार्ड और विलेज कमिटीज़ हैं वो भी इस्टेब्लिश की गई थी ग्राउंड लेवल पर वर्क करने के लिए, किसमें, कांग्रेस के ही मेंबर्स में। तो इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि कांग्रेस किसी ने छोड़ी थी या नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जिनको कांग्रेस के जो आइडियाज़ कुछ लगे, उनके आइडियल्स के ऑपोजिट लगे, तो उन्होंने कांग्रेस से जो है रिज़ाइन कर दिया। और जो ये कहा था ना कांग्रेस ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल और लॉफुल मीन्स से हम स्ट्रगल करेंगे और स्वराज लेंगे, तो ये इन्हें पसंद नहीं आया। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने फाउंड किया था। और साथ में ही मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि इंटीग्रेटेड हमारी पढ़ाई हो जाए। प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव्स क्या क्या रहे एनसीएम के, अगर आते हैं कि क्या कॉजेज़ रहे थे एनसीएम के फेलियर के या फिर सक्सेस के, और किस वजह से इसे बाहर लिया गया। क्योंकि हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं कि कोई मूवमेंट कितना सक्सेसफुल रहा होगा, पूरी तरीके से फेलियर नहीं था, पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी नहीं था। ठीक है, तो पॉजिटिव्स क्या रहे थे, एक तो खिलाफत और एनसीएम दोनों ही मूवमेंट साथ में चल रहे थे, तो आपका यूनिटी काफ़ी दिखाई दी गई थी इसमें। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो वाला पॉइंट आप ज़रूर लिखें। देन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इसमें जुड़े हुए थे, जो मैंने बताया डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से लोग आ रहे थे सामने। और पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल देखा गया, चाहे वो आर्टिशन हो, वुमेन हो। वुमेन ने किस तरीके से दिखाया नॉन कोऑपरेशन, पर्दा जो सिस्टम है उसको अपोज करके। स्टूडेंट, पेजेंट, ट्रेडर्स, अर्बन पुअर्स, ये सब भी इसमें आए थे। अब आप एक आध क्लासेस देखेंगे जो नहीं आई थी, उनके बारे में भी पीवाईक्यू बना हुआ है, उसे हम आगे देखेंगे कि कौन सी क्लास ऐसी थी जो कि एनसीएम में ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही थी। इनिशियली थी बट बाद में फिर वो लोग हट गए थे। और 1996 का यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है, उसमें इन्होंने पूछा है कि ये मूवमेंट का असर कैसा रहा था पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में एक तो लोगों के माइंड से जो डर था उसको ख़त्म कर दिया था इस मूवमेंट ने। किसका डर, ब्रिटिशर्स का डर कि ये कुछ करेंगे या हमें मार डालेंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो डर था ये ख़त्म हो गया था एनसीएम की वजह से, धीरे धीरे हो रहा था। और उसके बाद में इंक्रीज़ किया इस मूवमेंट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये दोनों फैक्ट्स पूछे गए थे किसमें, 1996 में। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसके बावजूद, डिस्पाइट मोपिला अपराइजिंग जो चल रही थी। मोपिला अपराइजिंग की अगर बात करें ना, तो ये एक मूवमेंट था। ये मूवमेंट इन्होंने, वैसे तो क्या होता था कि ज़मींदार होते थे, ज़मींदार ज़्यादातर आपके हिंदू होते थे, और जो मोपिला जो पीजेंट थे वो कौन से थे, मुस्लिम थे। तो जहाँ पर भी क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी होती थी, तो जब ज़मींदार से खुश नहीं थे पीजेंट्स, तो उन्होंने वहाँ पर मूवमेंट या फिर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था ज़मींदारों के खिलाफ। तो कहा गया कि वहाँ पर क्या है, हिंदू मुस्लिम दरार पड़ रही है। तो ऐसी अपराइजिंग्स आपको कुछ और जगह भी उस टाइम पर देखने को मिली थी। तो ये पॉइंट जो है एज इट इज़ पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो अब देखिए तो नेगेटिव्स, नेगेटिव्स का मतलब यहाँ पर आप एग्जाम में नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव की जगह लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट, या फिर क्या इसके कुछ कारण रहे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया। तो पहला रीज़न आप देखिए, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जब भी अगर आपको एनालिसिस करनी होती है ना, तो इन्हीं पॉइंट्स को उठाकर जो इसके पॉजिटिव्स हैं ना वो देखने हैं। तो आप कहते तो हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, बट क्या वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी सेक्युलरिज्म की वजह से थी, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है इस वजह से थी, या फिर किसी और वजह से थी। तो मोस्टली आप देखेंगे उस टाइम पर रिलीजियस इशू चल रहा था। कौन सा, जैसे मैंने कहा था टर्की में कैलिफेट को हटा दिया गया था, तो उस वजह से क्या था, मुस्लिम्स काफ़ी नाखुश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर फिर पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में क्या बना, कम्युनलिज्म की तरफ ले गया था। कम्युनलिज्म बढ़ गया और सेक्युलरिज्म की वजह से ये मूवमेंट नहीं था। तो ये आप देखेंगे एक कॉन्सिक्वेंस के रूप में देख सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में ये और सिचुएशन डायर होती रही और इंडिया पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। जो मिडिल और बिजनेस क्लास है ना, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था। इनिशियली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में इन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई तो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये वाला ही पीवाईक्यू आपका पूछा गया था, जो हम आगे देखेंगे। तीसरा आप रीजन लिख सकते हैं कि
फेलियर ऑफ नेशनल लीडर्स। अब ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि नेशनल लीडर्स के भी काफ़ी लिमिटेशंस थी, उनके पास फंड नहीं थे, और कुछ तो को तो जेल में डाल दिया गया था, तो कैसे करते, तो मूवमेंट उतना सिस्टमैटिक तरीके से हो नहीं पाया, उतना सिस्टमैटिक जितना हम क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे देखेंगे 1942 के अराउंड। ओके, तो इस वजह से भी कुछ लिमिटेशंस इसकी रही थी। तीसरा, इसका जो इसको विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था फरवरी 2022 में। ओके, सो गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन को, और मार्च में फिर इसी की वजह से क्या हुआ, गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, और लीडरशिप क्राइसिस इसमें देखने को मिल गई। क्यों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तुरंत बाद मूवमेंट हो नहीं पाया, इसी वजह से, क्योंकि गांधी जी जेल में थे और जो बाकी लीडर्स थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था, या फिर उनको सप्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी इस इंसिडेंट के बाद। अब ये चौरा चौरी इंसिडेंट क्या था, इसका एक ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि एक पुलिस स्टेशन था जिसमें ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो नॉन वायलेंट हो गया था। आम लोगों ने जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा दी थी, तो इस वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर नॉन वायलेंस हो गया है। अब आप ऐसे इंसिडेंसेस देखेंगे ना, तो मास मूवमेंट जहाँ पर होता है तो आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लीडर के हाथ में होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो दूसरी पार्टी होती है वो उन्हें हायर करती है कि आप इस पीसफुल मूवमेंट को जो है नॉन वायलेंट बना दो ताकि हम इसे सप्रेस कर पाएँ। तो ऐसी चीज़ें जो हम आज भी देखते हैं कई बार, तो हो जाती हैं। ओके, सो फिर भी उस वजह से भी गांधी जी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। और इसी वजह से गांधी जी को हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं कि अपने जो वैल्यूज़ हैं, जैसे नॉन वायलेंस की वैल्यू है, उस पर हमेशा ये अडिग रहे थे, और इवन इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस टाइम पर ली थी। चाहे तो ये डिनाई कर सकते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी ही हमें स्वतंत्रता मिल जाए अगर पब्लिक वायलेंट हो जाए, लेकिन जो वैल्यू थी उस पर बिल्कुल ये क्या रहे, स्टिक रहे, और इन्होंने वापस लिया। तो जो गांधी जी है, उनके आइडियल्स जितने थे, उनके प्रिंसिपल, सब हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं अलग से। बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे नवंबर 22 में क्या हुआ था, टर्की को सेक्युलर स्टेट बना दिया गया था। पावर किसे दे दी गई थी फिर? मुस्तफ़ा कमल पाशा को। अभी ये नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन सेक्युलर स्टेट बन गया था टर्की। जो कैलिफेट है उसकी पोस्ट को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था, तो कांग्रेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया था, इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया था कि आप इसको वापस क्यों ले रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा था, क्योंकि उस टाइम पर आप देखिए तो काफ़ी अच्छे पेस में मूवमेंट चल रहा था, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता तो हो सकता था कि कुछ रिजल्ट उसमें निकल के आ जाता, जो हमें 1947 के अराउंड मिला था। फिर भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे सप्रेस कर ही दिया। उस टाइम पर कुछ लीडर्स थे जिन्होंने एनसीएम को काफ़ी प्रभावी बताया था। बगैर कि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या टेररिज्म करें, तो हमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही अपनाना चाहिए। इसे वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव इन्होंने माना था। वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स थे। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग्स जो कि उस टाइम पर चल रही थी बैक एंड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लोकल स्ट्रगल्स के तौर पर, जैसे अवध किसान मूवमेंट चल रहा था यूपी में, ईका मूवमेंट चल रहा था यूपी में, मोपेला रिवॉल्ट जिसकी मैंने बात की थी, मालाबार और सिख रिवॉल्ट भी चल रहा था फॉर रिमूवल ऑफ द महंत ऑफ पंजाब। तो हर जगह मतलब ब्रिटिशर्स ने किसी न किसी को परेशान करके रखा हुआ था। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देखे तो बहुत ही क्या रहा था, सप्रेसिव रहा था, लोगों को काफ़ी इन्होंने उस टाइम पर दबा दिया था। ट्राई टू सेपरेट गांधी फ्रॉम खिलाफत लीडर, जो इंटीग्रेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन रही थी, वो गांधी जी ने काफ़ी उसमें योगदान दिया था। इस वजह से चाहते थे कि जो खिलाफत कमेटी है या फिर खिलाफत मूवमेंट है वो एनसीएम से अलग हो जाए। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो अगेन इन्होंने यहाँ पर अपनाई। फिर गांधी जी एंड वायसराय जो रीडिंग थे उस टाइम पे, कौन से थे? वायसराय रीडिंग का जो कार्यकाल था चल रहा था, इन दोनों ने बात की थी, और जो लोगों ने वॉलेंटियर कॉप्स बनाए थे ना, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप जो हैं जब भी इनको देखें तो अरेस्ट इनका हो जाए। देन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया एक्सेप्ट गांधी जी। उस टाइम पर गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया था, लेकिन गांधी जी फिर चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद अरेस्ट हुए थे। और प्रेस को इन्होंने बिल्कुल दबा दिया था, प्रेस को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था ताकि लोग अपनी बातें ही ना बोल पाएँ। देन पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो मूवमेंट ही बंद हो जाएगा। देन दिसंबर 1921 के अराउंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
गांधी जी को अपॉइंट किया था जो ये इशू है उसको हैंडल करने के लिए, एक सोल अथॉरिटी के तौर पर। सोल मतलब आप इसे अकेले हैंडल करेंगे, आपको लीडर चुना गया है बेसिकली इसके लिए। 1 फरवरी 1922 में गांधी जी ने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे। कहाँ से कहा था इन्होंने? जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी बारदौली गुजरात में, वहाँ से। अगर हमारी 2 मांगे पूरी नहीं हुई, कौन सी? एक तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए, और दूसरा जो ये आपने प्रेस को सप्रेस करके रखा है उस पर से अपने कंट्रोल को हटाइए। अगर ये 2 चीज़ें हो जाती है तब तो नहीं करेंगे, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने 2000 में कि किसके क्या स्टेटमेंट थे एनसीएम को लेकर। तो एक स्टेटमेंट है, एचिंसन है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पे पंजाब के, उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया था कि देखिए एनसीएम ऐसा मूवमेंट था जिसमें हम हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को डिनाई नहीं कर सकते। जो हमने पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी वो इस मूवमेंट में हमारी काम नहीं आई। तो यही स्टेटमेंट है उसके बारे में। देन 1999 में यूपीएससी ने पूछा था कि खिलाफत मूवमेंट में जो अर्बन मुस्लिम्स थे उनको नेशनल मूवमेंट से जोड़ा था, ठीक है। और बोथ मूवमेंट हैड एन इम्पीरियल एंटी इम्पीरियल एलिमेंट। एन होगा ये। एंटी इम्पीरियल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो चल रहा था खिलाफत मूवमेंट के उसमें, और जो नॉन कोऑपरेशन था दोनों में। और जो मौलाना मोहम्मद अली हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया था फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919 ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। और ये 2003 का प्रश्न है। 2000 और 2001 में 2 ईयर में इसके बारे में पूछा गया था। कौन सा? 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अहमदाबाद का सेशन हुआ था। CR दास जो हैं उन्होंने जेल से इसे प्रिसाइड किया था। प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास, और जेल से प्रिसाइड किया था, सोचिए। एंड देन मौलाना हजरत मोहानी, इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था कि हमें अब जो चाहिए वो चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 1921 में भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की भी कोई बात कर रहे थे। ओके, सो कंप्लीट एक स्वराज की बात आती है जो लाहौर सेशन में हुआ था, उससे हट करके पहले किसने क्या कहा था? फर्स्ट टाइम ऐसे प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। देन इवैल्यूएशन अगर करें खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो यूनिटी की जो हमने बात की थी, लेकिन सेम टाइम पर कम्युनलिज्म काफ़ी बढ़िया था। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देने होते हैं। एक तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ठीक है, इतने जो कारण रहे वो सक्सेसफुल रहे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, और इतने कारणों की वजह से ये कुछ इसकी लिमिटेशंस भी रही। ओके, देन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस काफ़ी बड़ी थी लोगों में और सारी कम्युनिटीज़ में बड़ी थी। अब हम देख लेते हैं जो भी हमने एनसीएम के बारे में पढ़ा वो आपका कहाँ कहाँ कब कब किस एग्जाम में पूछा गया है। सो एनसीएम वाज फर्स्ट मूवमेंट जो कि स्वराज की तरफ हमें ले जा रहा था। सेल्फ रूल की बात करते हैं ना, कि हम खुद से ही रूल करेंगे, ये हम गवर्नमेंट को कह रहे थे। तो फर्स्ट मूवमेंट ऐसा था, और ये KVS TGT में पूछा गया था, टीचिंग जो परीक्षाएं होती हैं 2023 में। एनसीएम के बारे में मिडिल क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट लिखा है, इसको याद रखना है क्योंकि ये यूपीएससी EPFO ने ही पूछा है 2016 में कि मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था लार्ज नंबर में। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ होंगे एक्सेप्शंस, लेकिन ज़्यादातर नहीं किया था। अब ऐसा क्यों हुआ था? पहले तो इन्होंने कुछ टाइम जब इनिशियली मूवमेंट चल रहा था तो मिडिल क्लास ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाद में जो गांधी जी हैं उनसे उनके कुछ आइडियल्स या प्रिंसिपल्स नहीं मिले होंगे जो गांधी जी करना चाहते होंगे, उसके ऑपोजिशन में अगर रहे हों, तो इसलिए इन्होंने बाद में उतना सपोर्ट नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जहाँ पर आप देखें तो एलीट पॉलिटिशियंस थे, ज़्यादा नंबर में थे, वहाँ पर गांधी जी ने अगर बुलाया था और मास मूवमेंट करने की कोशिश की थी तो वहाँ पर काफ़ी लिमिटेड रिस्पॉन्स रहा था लोगों का, क्योंकि वहाँ पर रीजन में आप देखेंगे तो मिडिल क्लास के ज़्यादा वहाँ पर अमाउंट उनका था। देन इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करें तो इंटेंस था और ये सक्सेसफुल भी रहा। ये एज इट इज़ पॉइंट्स ना कौन से यूपीएससी EPFO में ये 4 पॉइंट आए थे, ये 4 पॉइंट। ओके, इतने पैराग्राफ टाइप के प्रश्न भी अब पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। देन इट वॉज मार्क्ड बाय अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड रीजनल वेरिएशंस। अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड और रीजनल मतलब लोकल लेवल पर वेरिएशन, अलग अलग जगहों के लोगों ने काफ़ी अलग तरीके से भी प्रोटेस्ट किए थे, और ये भी
बिल्कुल सही है, क्योंकि सब लोगों के क्या क्या थे, अलग अलग डिफरेंट कॉजेस थे। ओके, स्ट्रगल्स उनके डिफरेंट थे, जैसे कहीं पे पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, कहीं पे नो टैक्स मूवमेंट चल रहा था। अलॉन्ग विद नॉन कोऑपरेशन, अदर गांधीयन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे एंटी लिकर कैंपेन, ये सब कुछ कुछ हद तक सक्सेसफुल रही थी, क्योंकि लोग अवेयरनेस लोगों में फैल रही थी, और लोग जो है वो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार थे। जैसे स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर इनको इस्तेमाल में लाया गया था? यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। तो एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगर आपको याद होगा कि बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था उसके जस्ट बाद आपका क्या स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट, और बॉयकॉट भी काफ़ी चीज़ों का स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। बाकी नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस उसमें आप इनको कंटिन्यू में देखेंगे। होम रूल लीग इससे पहले ही स्टार्ट हो गया था ये, एनसीएम से भी काफ़ी पहले, और साइमन कमीशन के टाइम पे भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहला वाला जो एविडेंस है वो ये है। अभी जुलाई 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, वो अनाउंस किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो काफ़ी लोग जो हैं वो इमोशंस से भी उस टाइम पर भरे हुए थे, तो इस वजह से भी ये स्वदेशी जैसी चीज़ों को अपनाया गया। देन क्रोनोलॉजी पूछी थी किसमें? यूपीएससी एनडीए 2024 में, कि रॉलेट एक्ट, देखिए कितने करीब की क्रोनोलॉजी है, एक ही साल के 3 चीज़ें दी हुई है कि पहले क्या हुआ था। तो मार्च में रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया था, अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अप्रैल 3, और फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में नवंबर में 1919 में ही। ये तीनों तो हुई थी, और क्रोनोलॉजी में इन तीनों में कन्फ्यूजन होता काफ़ी। अगर आपको कारण पता है ना कि कोई चीज़ क्यों हुई है, तो तब आपको ये याद रहेगा ढंग से, अदरवाइज़ फिर आपको डेट याद रख के करनी पड़ेगी। फिर लास्ट में अगस्त में जाकर कहीं ना कहीं आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहता तो रॉलेट एक्ट पहले आया था, दूसरे नंबर पे आपको पता होता ये हुआ था, और ये भी, इसका अंदाज़ा नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी और साथ में याद भी रहेगी। नेक्स्ट यूपीएससी सीडीएस 2024 का प्रश्न है, विच वन अमंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ एनसीएम? एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं था, कौन सा मेथड नहीं अपनाया गया था? तो कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज, जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड मोहल्ला लेवल। ये तो हमने पहले ही देखा था ऑलरेडी कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर भी काम करने के लिए प्रोविंशियल और विलेज कमिटीज़ भी बनाई थी। देन बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट भी हुआ था। तो ये भी हमारा सही, क्योंकि नॉन करेक्ट पूछा है तो हमें वो चुनना होगा जो नहीं था। टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, दिस इज समथिंग जो वहाँ पर आप देखिए ऐसी कंडीशन ही नहीं थी। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट आपको बुरी तरीके से सप्रेस कर देती उस टाइम पे। लॉ एंड ऑर्डर को, उसकी मशीनरी को कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात थी उस टाइम पर। ओके, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था जैसे वहाँ पर हालात थे। तो यही वाला हमारा नॉट अ पार्ट हो जाएगा। ओके, इवन वहाँ पर क्या कह रहे थे उस टाइम पर कि हम स्वराज इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। सो सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये तो बहुत बार पूछा गया है ऑलरेडी सीडीएस में 2024 में, यानी कि रीसेंट है। इससे पहले अगर आप देखें तो ऑलरेडी थीम बहुत बार रिपीटेड है हर पेपर में। Our next question, consider the following statements in respect of non cooperation movement. आई थिंक ये इस बार का इनका फेवरेट प्रश्न रहा होगा। नॉन कोऑपरेशन, एक ही टॉपिक से आप देखिए 2-3 क्वेश्चन बना दिए। सेकेंड वन, इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन। मतलब जो भी हम एटलीस्ट स्वराज कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो हमको मिले, उसका एटलीस्ट इनिशियल स्टेज जो है, जैसे प्रेस की फ्रीडम, बोलने की आज़ादी जो है हमें मिले। तो उन चीज़ों को अगर नहीं मानते हैं तब हम ये सिविल डिसोबीडियंस कर देंगे, स्टेजेस में इसको हम चालू करेंगे फिर। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। जैसे अभी हमने कंसेप्ट को पढ़ा तो अब आपको बेटर समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ कब हुई और उसका क्या कारण था। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। अब देखिए उस टाइम पे ना स्वराज
को उन्होंने कितना स्ट्रैटेजिकली कहा है कि हम करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक मतलब अगर वो बोलते कि हम वायलेंट मीन से भी ले लेंगे, कैसे भी ले लेंगे, तो गवर्नमेंट तुरंत उसे सप्रेस कर देती। तो उन्होंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है और उसमें लिखा है रीज़न कि हम ये वैध और शांतिपूर्ण तरीके से लेना चाहते हैं। ओके, ये वाले दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऐसा ऐसा हुआ था, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। अब जो स्टेट पीसीएस है ना, एज इट इज़ उसमें पूछेंगे कि ऐसा किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, ये याद रखना है। लेकिन जो ये है काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसके पीछे आपको कारण पता होना चाहिए कि ये कब कहा गया होगा। ओके, एलिमिनेशन से थोड़ा बहुत आप जाएं, क्योंकि बुक्स में आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा, इसको कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा या फिर एनालिसिस के थ्रू निकालना पड़ेगा कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। ओके, सो सेडिशन की बात हो रही है। आप देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में जब गांधी जी आए थे तो इनिशियली उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि वो क्या कर रहे थे, पीजेंट का सपोर्ट ही कर रहे थे। ओके, और ये इनिशियल फेज था तो गवर्नमेंट के साथ में इतना कन्फ्लिक्ट भी नहीं किया, जो भी करना था उनको लॉ में रहकर उन्होंने किया, लॉ को ही यूज़ किया जो पीजेंट्स हैं उनको हक दिलाने के लिए। तो ये वाला तो हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, इसे होल्ड में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आगे वाले ऑप्शंस आप देखोगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है लंदन में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सा सेडिशन करेंगे। अगर सेडिशन कर रहे होते तो ये जेल में होते, वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाए जाते, तो ये वाला तो गलत हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना, यहाँ पे तो सभी लीडर्स लगभग आपके डू और डाई वाली सिचुएशन में आ गए थे। गांधी जी ने इवन खुद डू और डाई का नारा दे दिया था, तो सेडिशन तो उससे बहुत पहले की चीज़ रह गई। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन क्या बनता है, बी बनता है। ऐसे जब आपको तुरंत कहीं बुक से कोई फैक्ट ना आया हो तो थोड़ा उस पर सोच कर अभी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक ही इंसिडेंट इसमें ऑप्शन बचता है कि सॉल्ट लॉ के टाइम पर ऐसा गांधी जी ने किया होगा या कहा होगा। सेडिशन मीन्स क्या होता है, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ऐसा कहा था गांधी जी ने जब उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था तब। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि इन पर कोई भी क्वेश्चन बने, जो कि एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में, भारत में आ गए थे। इससे पहले कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी मूवमेंट भी किया था और काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। और इन्होंने उस टाइम पर एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि क्या इन्होंने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट किया था। तो होम रूल लीग इनके इनिशियल यहाँ आने पर ही स्टार्ट हुई थी। आप देखिए 1916 का टाइम है, तो तब इन्होंने एकदम से मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, लोगों को के बारे में जाना, भारत के बारे में जाना, कैसी कंडीशन है लोगों की, क्या क्या उन्हें दिक्कतें हैं। उसके बाद ये कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह में आपको पहली बार दिखेंगे कि पार्टिसिपेशन मूवमेंट में कर रहे हैं। तो ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पर है, नॉर्दर्न बिहार में आपको मिलेगा। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस आ गया तो कौन से उसको मानेंगे, चंपारण सत्याग्रह को। अगर आपको मेंस के लिए पॉइंट्स चाहिए तो एज इट इज़ इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। एक रीज़न ये था कि वहाँ पर 3 कठिया सिस्टम लगा दिया था। 3/20वें भाग में आपको नील बोना ही बोना है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था कि आप जो कमर्शियल क्रॉप है इंडिगो, जो कि ऑलरेडी जो सॉइल है ना उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है, एक तरीके से उसको बंजर बना देती है। असल में हुआ क्या था कि 1910 के आसपास आप देखिए तो मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें इंडिगो की डिमांड एकदम से घट गई थी। जैसे भारत में नील उगाया जाता था, वो किस वजह से हुआ था कि जो जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई थी ना, जो उनकी आर्टिफिशियल डाइज हैं, जैसे कलर करने के लिए हम इस्तेमाल में लेके आते हैं, तो वो आ गई थी। जब वो है तो वहाँ पर आप देखिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था और उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता था जितना कि एक इंडिगो उगाने में लगता है। तो उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी उस टाइम पे। ओके, और ये डिमांड खत्म होने लगी थी तो किसानों को उतना फ़ायदा भी नहीं होता था अगर वो इंडिगो उगाते भी। फिर भी उन पर क्या है, ये 3 कठिया सिस्टम लगा हुआ था। एक तो आपको उगाना है, उसके बाद आपको टैक्स भी देना है ऊपर से। तो क्या हुआ कि जो राजकुमार शुक्ल हैं, एक फार्मर ही थे ये बिहार से, उन्होंने गांधी जी को कांटेक्ट किया और ये इशू के बारे में बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है। और ये यूपीएससी 2005 में पूछा भी गया है, जिस पर फिर डिमांड के बाद में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई।
जिसमें पीजेंट को कंपेंसेशन देने की बात की गई थी। और ये 2005 यूपीएससी का प्रश्न है कि ये पूछा गया था कि कौन से किसान थे जिन्होंने गांधी जी को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा ऐसा 3 कठिया सिस्टम चल रहा है। तो राजकुमार शुक्ल थे। ऑल्दो पूरी तरीके से तो रिफंड नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था किसानों को ऑलरेडी इसकी वजह से, डिमांड कम होने की वजह से। तो लेकिन 25% के लिए वो मान गए थे। तो गांधी जी ने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था कि एटलीस्ट आप इतना रिफंड कर दीजिए। और 2010 का यूपीएससी का प्रश्न है, गांधी जी के कलीग कौन कौन से थे इस सत्याग्रह के टाइम पर। वो है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, नरहरि पारीख और मजहूर उल हक। ये जो मैंने यहाँ पर ईयर्स ऐसे लिखे हुए हैं ना, इस तरीके से, वो पीवाईक्यूज वाले ईयर्स हैं, ना कि ये 2005 में हुआ था, ऐसा नहीं है। 2018 का प्रश्न है, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इस चंपारण सत्याग्रह का ये रहा था कि जो पीजेंट अनरेस्ट है ना, उसको भी इंटीग्रेट करके गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट में जोड़ दिया था। तो तभी हमारा जो आप देखेंगे जब गांधीयन इरा आता है तो उसमें मास मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सबके कॉज को इंटीग्रेट कर दिया है और नेशनलिस्ट आप एंगल दे रहे हैं उसे। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल केस आया। इसको गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी माना जाता है। तो अगर आए तो ध्यान में रखना है। डिस्प्यूट क्या था, प्लेग बोनस को लेकर। वर्कर्स को प्लेग बोनस नहीं दिया जा रहा था, जबकि इसकी ज़रूरत थी। वर्कर्स ने कहा था कि इसे 35% आप इंक्रीज़ कीजिए, लेकिन जो मिल ओनर्स थे ना, मिल ओनर्स ब्रिटिशर्स नहीं थे, लेकिन जो भी थे, जो भी मिल ओन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आपको सिर्फ 20% देंगे। जो ब्रिटिश कलेक्टर हैं उनसे बातचीत हुई और उसके बाद में कुछ सोल्यूशन निकाला गया। उन्होंने ये पाया वहाँ पर कि असल में जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं 35% इंक्रीज प्लेग बोनस, वो वैलिड डिमांड है, इसकी ज़रूरत असल में है। एडवाइस किया वर्कर्स को कि आप स्ट्राइक कीजिए, ठीक है। और गांधी जी खुद अपना हंगर स्ट्राइक पे गए थे फर्स्ट टाइम। और मिल ओनर्स ने भी फिर देखा कि हम जो है फंस रहे हैं, अब अगर कुछ हो गया लोगों को, गांधी जी को कुछ हो गया, तो इन्होंने इस इशू को फिर ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि आपका जो डिमांड है आपकी वो सही है, और 35% बोनस फिर बढ़ा दिया गया, प्लेग बोनस। फिर जो तीसरा इंसिडेंट है गांधी जी के आने के बाद, वो है खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में ही हुआ था गुजरात में। गुजरात में है खेड़ा, ओके। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन इसको कहा गया, ओके। देन 2011 का प्रश्न है कि पीजेंट ऑफ खेड़ा, वहाँ के जो किसान थे, उनकी जो क्रॉप है वो फेल हो गई थी उस टाइम, क्योंकि ड्रॉट हो गया था, सूखा पड़ने की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया था। और उन्होंने क्या अपील किया था कि आप जो लैंड रेवेन्यू है ना, उसमें से उसका मतलब उसमें कुछ कट कीजिए। हम इतना लैंड रेवेन्यू दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी क्रॉप ही नहीं है, हम खुद ही परेशानी में चल रहे हैं, ओके। ऑलरेडी आप देखेंगे टैक्सेस बहुत हाई रहते थे, लैंड रेवेन्यू हाई रहता था, फिर भी जो है ऐसा करने को ब्रिटिश सरकार नहीं मान रही थी, जबकि उन्हें दिख रहा था कि क्रॉप तो फेल है। बट बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने फार्मर्स को कहा कि आप फुल टैक्स देंगे और 23% उसका इंक्रीज भी देंगे। तो देखिए और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब कहाँ से लेके आए किसान, है ना। बट अगर आप देखें तो गांधी जी क्या थे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने काफ़ी लॉज को पढ़ा वहाँ पर। और जो लैंड रेवेन्यू कोड है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई क्रॉप फेल होती है तो 1/4 जो है वो टोटल रिमिशन किया जाएगा। उस टाइम पर इसका प्रावधान था। तो आप देखिए कि जब आपने कोड में ही लिखा है तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि हम लॉज पे ही चलाते हैं सरकार को, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो बात करते हैं, अपने यहाँ तो उन्होंने अच्छे से लगाया था, यहाँ पर वो क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बोलता नहीं था, अगर लॉज में पता भी होता था तो इस वजह से क्या करते थे, लॉज को ऐसे इग्नोर कर देते थे। और आप देखेंगे इंडिया में ना, कई बार ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट करके। वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि असल में हम देखें तो लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं किया जाता। अगर आप इम्प्लीमेंट कर भी दें तो लोग उसे इग्नोर ही करते हैं लगभग। जुडिशरी का जो बर्डन है वो इतना बढ़ रखा है, न्याय जो है वो जब मिलना होगा तब मिलना होगा, 12-13 साल में एक केस सॉल्व हो रहा है। तो सॉफ्ट स्टेट इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर आप लॉज तो बना देते हैं लेकिन उन्हें उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आप देखिए उस टाइम पर तो उनके कारनामों की वजह से हो रहा था, और अब जो है वो हमारे खुद के ही लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि हम लॉज क्यों नहीं फॉलो करते। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे गांधी जी थे, उनके साथ में विट्ठल भाई पटेल भी थे, जो खेड़ा सत्याग्रह के
इनके कलीग रहे हुए थे। 2005 का पीवाईक्यू है। इन्होंने केस को स्टडी किया विद द मेंबर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये भी प्रश्न बनता है, और ये 2005 में ही पूछा गया है कि कौन से मेंबर्स थे। एक तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को काफ़ी मदद दी थी, सपोर्ट दिया था, और विट्ठल भाई पटेल भी थे। ऑल्दो गवर्नमेंट ने आगे आकर सामने ऐसे नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक तरीके से इसे मतलब डिफाई भी नहीं किया, जो लीगल डिमांड थी उसको माना सीक्रेट तरीके से, और कहा कि आप देखें तो सिर्फ जो पे कर सकते हैं ना रेवेन्यू वही दें। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह भी हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा गांधी जी का। और अदर जो कलीग थे वो देखे तो इंदुलाल याग्निक भी गए थे, और महादेव देसाई भी यहाँ पर थे। ऐसे ना पर्सनैलिटीज़ पूछी जाती है कि कौन से मूवमेंट में गांधी जी के साथ में कौन थे। फिर आता है सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये ऑफिशियली बाद में भी इसको डिक्लेयर किया गया था, बट देखें तो इसकी शुरुआत 1929 से होना स्टार्ट हो गया था। आईएनसी का लाहौर सेशन हुआ था। इसके पहले क्या क्या कॉजेज़ बने कि ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया वो देख लेते हैं। जैसे आईएनसी का लाहौर सेशन हुआ था, उसमें इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उन्होंने गांधी जी को पावर दी थी कि आप जो है सीडीएम लॉन्च कीजिए। सीडीएम मीन्स, जब भी मैं बोलूँ सीडीएम तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सेंटर ऑफ सीडीएम क्या रहेगा? गांधी जी ने डिसाइड किया कि कॉमन पीपल का जो कॉज है कुछ ऐसा रहना चाहिए। अब सॉल्ट ही क्यों लिया होगा उन्होंने? क्योंकि सॉल्ट आप देखिए हर कोई इससे अटैच होता होगा। आप सब्जी में तो सॉल्ट डालते ही हैं, हर चीज़ में जो है इंडिया में सॉल्ट पड़ता है ज़्यादातर। तो हर किसी को इंटीग्रेट करके चलना था, मास मूवमेंट बनाना था। तो इस वजह से सॉल्ट एक ऐसी चीज़ उनको लगी कि जो कॉमन है सब में। गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को इनह्यूमन टैक्स कहा, क्योंकि आप देखिए ब्रिटिशर्स का एकमात्र मकसद क्या रहता था? पैसे कमाने हैं जितना हो सके, और किसी भी मीन के थ्रू कमाने हैं। तो वो देखते ही नहीं थे कि क्या चीज़ पे टैक्स लगना चाहिए क्या नहीं, बस उनको लगाना है हर चीज़ पर। और सॉल्ट टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए बहुत सारे रीजंस दिए गांधी जी ने, इसीलिए उन्होंने उसे तोड़ा भी था सॉल्ट लॉ को। और आइडियल्स ऑफ स्वराज को लिंक किया। कैसे? अगर आप किसी कॉमन पीपल के कॉज को उठाएंगे जैसे सॉल्ट को, तो क्या होगा? उससे काफ़ी रूरल पुअर भी जुड़ जाएंगे आपके मूवमेंट में। और सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन फॉर पीपल बना था उस टाइम पे, कौन सा? सॉल्ट। ये एज इट इज़ अगर आप स्टेट पीसीएस देते हैं ना, तो कारण बताओ करके पूछ सकते हैं 20 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, तब। और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था, जिसमें जो है गांधी जी ने इसे लीड किया था, और बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन भी किया था। और वहीं से सीडीएम लॉन्च किया, और गांधी जी ने यहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था। ये जो सॉल्ट डिसोबीडियंस है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसको अलग अलग पार्ट्स में ना कंट्री के दूसरे लोगों ने भी अपनाया था। अगर आप देखें लीडर्स, तो तमिलनाडु के तंजौर कोस्ट से कौन लीड कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी। के केलुप्पन जो है वो मालाबार कोस्ट में जाकर उन्होंने सॉल्ट बनाया था। और असम में जो सॉल्ट सत्याग्रही थे उन्होंने इवन ऐसी दाढ़ी जैसा मार्च किया था सिलहेट टू नोखली, बंगाल में, टू मेक सॉल्ट। आप देखिए हर रीजन में ना अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सॉल्ट बनाने के लिए कुछ ऐसा लेक नहीं मिलेंगे, या तो सॉल्टी लेक, या फिर जो कोस्ट है कोस्ट वाले रीजन नहीं मिलेंगे। तो आपको दूर दूर जाना पड़ेगा सॉल्ट बनाने के लिए, जहाँ पर सॉल्ट असल में उसकी कैपेसिटी होगी बने इवेपोरेशन की वजह से, ओके, या फिर जो भी मेथड्स हैं उसकी वजह से। अब बाकी आंध्र प्रदेश में देखें तो नंबर ऑफ शिविराम्स यानी कि कैंप्स वहाँ पर बने सॉल्ट बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि कोस्ट नहीं मिली होगी, तो अंदर जो इंटीरियर वाले इलाके हैं वहाँ पर आपको कैंप्स लगाने पड़ेंगे पर्टिकुलर इलाके में, अगर आपको सॉल्ट बनाना है जहाँ पर मौजूदगी होगी सॉल्ट की। देन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहा था, ये हर बार आपको पढ़ना है, हर मूवमेंट के लिए पढ़ना है कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या किया था। जून 1930 में क्या हुआ था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। कब और कौन से मूवमेंट में क्या था, ये क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट इवन कंफ्यूज हो गई थी। और गवर्नमेंट कैसे कंफ्यूज थी कि वो सोच रहे थे अगर हम इसे सप्रेस करते हैं तो कांग्रेस जो है इस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड में फैला देगी कि देखिए एक सॉल्ट जैसी चीज़ पर एक तो टैक्स लगा रखा है, और ऊपर से आप जो जैसे इनह्यूमन टैक्स है उस वाले को आप प्रोपगेट करेंगे आइडिया को, तो वर्ल्ड में भी सिंपैथी जो है भारतीयों के लिए जगेगी। और अगर हमने इसे सप्रेस नहीं किया तो कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी, ऐसा माना जाएगा। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट की जो हेजेमनी है, कुछ हेजेमनी मतलब वर्चस्व एक तरीके का, वो कम होता हुआ उन्हें दिख रहा था। अब बाकी
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि ऑप्शन में था, उसके बारे में भी अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे कि वहाँ पर सेडिशन जैसी बात गांधी जी नहीं कह सकते, और उसका रीज़न ये है। देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसको किस लिए किया गया था? टू रिव्यू साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके लिए। ये 30 से 31 तक हुई थी जनवरी में, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे भीमराव अंबेडकर जी, और मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, हिंदू महासभा ने, लिबरल्स और प्रिंसेस ने भी किया था। नॉन पार्टिसिपेशन किसने किया था? आईएनसी ने इसको बॉयकॉट किया था, ध्यान रखना है। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने डिमांड किया था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। उस टाइम पे जो कंडीशन थी ना, जिस वजह से अंबेडकर जी डिमांड कर रहे थे इसके बारे में, वो बन रही थी। लेकिन फिर बाद में आप देखेंगे जो पूना पैक्ट है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, वो 1932 के अराउंड होता है। तो उसमें ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको जॉइंट इलेक्टोरेट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जो भी इलेक्ट होगा वो भी उसी कम्युनिटी का मेंबर होगा, और जो वोट देंगे वो भी उसी कम्युनिटी के मेंबर होंगे। यानी कि आप जनरली बहुत सारे लोगों को बाहर कर रहे हैं जो उसी एरिया में रहते होंगे, जिन पर वो इलेक्ट करके जो व्यक्ति आएगा उसको उसको रूल करना है या उसको गवर्नेंस चलाना है अपना। तो इस तरीके का होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि बिल्कुल भी आप देखें तो देना ठीक नहीं होता। और जो जॉइंट इलेक्टोरेट है वो कई हद तक उस टाइम के कंडीशन के हिसाब से सही था। जॉइंट मतलब आप सीट जो है वो रिजर्व कर दीजिए, और जो वोटर्स हैं वो सभी कम्युनिटीज़ के होंगे। ओके, ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाले मामले में क्या हो जाता है कि जो जो इलेक्ट होगा यानी कि जो उठा है वो भी उसी कम्युनिटी का है, जो वोट होगा वो भी एक ही कम्युनिटी का होगा। अब जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनको अधिकार ही नहीं होगा वोट देने का। तो ये चीज़ गलत होती है इसमें। बाकी जो गांधी जी हैं वो पहले अरेस्ट हो गए थे जब असॉल्ट लॉ ब्रेक किया था उस टाइम पे ही। तो 25 जनवरी 1931 में इन्हें रिलीज़ कर दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अदर मेंबर्स को भी रिलीज़ कर दिया था, और ये इसलिए किया था ताकि कुछ ना गवर्नमेंट और जो कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनको रिजॉल्व किया जा सके, और ये एटलीस्ट हमारी बात तो सुन पाए। इसी वजह से फिर गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, वो हम आगे देखेंगे। उसके बीच में क्या हुआ था ये देख लेते हैं कि 32 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में क्या हुआ था। 5 मार्च को 1931 में गांधी जी और इरविन पैक्ट, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, वो हुआ था। इसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। पहली बात तो एक्सेप्ट हो गया था। गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर अग्री हुई थी वो भी देख लेते हैं कि एक तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर देंगे। ऐसे प्रिजनर्स जिन्होंने मर्डर नहीं किया हो एटलीस्ट, उनको रिलीज़ कर देंगे। बाकी रिटर्न कर देंगे ऑल लैंड्स जो कि अभी तक बेची नहीं गई है। ओके, और जो जैसे मतलब किसी से लैंड एक्विजिशन किया गया होगा और कुछ तो बेच दी होंगे, जो नहीं बेची है उसको वापस कर देंगे। और रेमिशन करेंगे ऑल फाइन, मतलब इनको कम कर देंगे। नॉट येट कलेक्टेड, जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, जो कलेक्ट हो गए वो वापस नहीं करेंगे। ओके, रिटर्न करेंगे जॉब ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने सीडीएम के टाइम पर रिज़ाइन कर दिया था। और राइट टू पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट हम दे देंगे, मतलब एक तरीके से आप शांतिपूर्वक मूवमेंट चला सकते हैं। और राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन ये भी दे देंगे। अब आप देखिए, जो इन्होंने टैक्स लगाया था और हमको महंगे दामों पर ऐसे राउंड ट्रिपिंग करके बेच रहे थे कि मतलब एक तो हमारी ही ज़मीन थी, उसी पर सॉल्ट बना रहे थे, फिर उसके बाद में ब्रांडिंग पैकेजिंग करके महंगे दामों पर बेच रहे थे, और उसके ऊपर भी टैक्स अगर कोई बनाता था तो उस पर टैक्स लगा हुआ था। ठीक है, तो इस टैक्स को इन्होंने कहा कि आप अपने खाने के लिए जो सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, कॉमर्शियल अभी भी अलाउ नहीं किया था, लेकिन खाने के लिए जो बनाना है वो बना सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट की थी इस पैक्ट में। और गांधी जी या फिर आईएनसी जो है वो किस पर अग्री हुए थे? उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आप ये डिमांड मानते हैं तो हम सीडीएम जो है उसको सस्पेंड कर देंगे, और जब हम इसे सस्पेंड करेंगे तो उस टाइम पीरियड में हम जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब एक एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि जो गांधी इरविन पैक्ट है, क्योंकि उसमें आईएनसी ने अग्री कर लिया था कि हम सीडीएम वापस ले लेंगे, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या इस पैक्ट ने कांग्रेस को रिट्रीट करने पर, या फिर जो कांग्रेस ने रिट्रीट किया था वो है ऐसा, या इसके लिए मजबूर किया था। तो अगर आप आंसर देंगे जो भी, तो उसका कारण आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आप क्या देते हैं, नो देते हैं आंसर,
कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने रिट्रीट किया था। बिकॉज जो एक देखिए कोई भी मास मूवमेंट होता है ना, वो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है। एक तो लोग थकने लग जाते हैं, और लोग अगर कमाएंगे नहीं तो फिर उनके पास खाने को नहीं रहेगा, उनकी जो फैमिली है उनको कैसे संभालेंगे। तो ज़्यादा दिनों तक वो अपने काम यानी कि आर्थिक चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। तो इतने टाइम तक कौन अपने आप को उस मूवमेंट में इंडल्ज करके रखेगा। आप देखिए कि कुछ दिन पहले दिन आपके सपोर्टर्स आ जाएंगे मास मूवमेंट के तौर पर, और फिर दूसरे दिन उससे थोड़ा कम आएंगे, तीसरे दिन और कम हो गए, क्योंकि इन्हें अपनी जॉब्स पे भी जाना था, अपने बच्चों के लिए खाना वाना उसका इंतज़ाम करना था। तो ये चीज़ें होती हैं। जब भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट है ना, उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो सीडीएम की भी ऐसी हालत हो जाती, और कांग्रेस ने इसको एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसी हालत हो सकती है, और अभी जो हमें जितनी चीज़ें मिल रही हैं उसे ले लेते हैं। पहले तो गवर्नमेंट इन्हीं पर ही अग्री नहीं कर रही थी। तो फाइनली जब थोड़ी चीज़ें गवर्नमेंट नेगोशिएशन में थोड़ा आई टेबल पर, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया था। ओके, अब जो चीज़ मैंने ऐसे बोली है उसको आप वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पीपल की जो कैपेसिटी होती है सेक्रीफाइस, वो लिमिटेड होती है, और वो एग्जॉशन फील करते हैं कुछ टाइम बाद ऐसे मूवमेंट्स को सस्टेन करने में। ओके, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब कांग्रेस एक इक्वल फुटिंग पर आई थी गवर्नमेंट पर। आप सोचिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप देखिए सब आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। ये भी उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले तो गवर्नमेंट सप्रेस ही कर देती थी हर चीज़ों को। बिकॉज जो सीडीएम है उसमें गवर्नमेंट वांटेड टू टॉक व्हाट आईएनसी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इस तरीके का आप आंसर दे सकते हैं वहाँ पर, कि कुछ होप वाला या फिर ऑप्टिमिस्टिक आप एनालिसिस उसका करके दे रहे हैं। देन मार्च 1931 में क्या हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिसाइड कर रहे थे। इन्होंने उस टाइम पर क्या किया, जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको एक्सेप्ट किया था। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कोई पैक्ट हुआ था, क्या उसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, आईएनसी ने एक्सेप्ट किया या नहीं, या फिर उसने बॉयकॉट किया। तो इस तरीके के ध्यान रखने कि इसके पीछे हमने कारण देखा, क्यों एक्सेप्ट किया, कैसे एक्सेप्ट किया, क्या क्या डिमांड्स थी। अगर आपको कहानी पता है तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो ना एक्सेप्ट करने वाली चीज़ थी वो कम थी, दैट्स वाई दे एक्सेप्टेड इट। और जो दो रिजोल्यूशन थे फंडामेंटल राइट्स को लेकर और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर, वो कराची सेशन में आए थे। फिर फर्स्ट टाइम ये हुआ कि स्वराज फॉर द पीपल, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आप देखिए इससे पहले ना किसी को क्लियर ही नहीं था कि स्वराज क्या है। सब अपने अपने स्वराज की बात कर रहे थे कि हमारे स्वराज का मतलब ये है, हमारे स्वराज का मतलब वो है। लेकिन फिर जब आईएनसी ने ये बताया कि हो सकता है कि हमारे जो स्वराज का मीनिंग है उसमें हमें इतनी चीज़ें चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है, उससे ना एक कम चाहिए और ना एक ज़्यादा चाहिए। अगर कोई दूसरे लीडर ऐसा कह देते तो ऑफिशियली ऑलरेडी जो कांग्रेस है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। फिर होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन कहते हैं ना उसको, वो दूसरी वाली गोलमेज सम्मेलन, जिसमें सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, 1931 से दिसंबर 1931 तक ये चली थी। इसमें क्या किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस पर यूपीपीसीएस 2020 में प्रश्न बना था कि गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें, और इवन इनको सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी के तौर पर भेजा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, और विमेन में जो इंडियन विमेन है वो सरोजनी नायडू। अगर देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो भी गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछली वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी, उसमें भी ये गए थे। आगा खान थर्ड गए थे, मौलाना शौकत अली गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे, याद रखना है, और ए फजलुल हक भी गए थे। ओके, ए रंगस्वामी अयंगर, महादेव देसाई, देवदास गांधी एंड जीडी बिरला। और इस सेकेंड राउंड टेबल का कोई रिजल्ट अच्छा रहा, देख लेते हैं। एक तरीके से तो कुछ रिजल्ट इसका निकला नहीं, जो एक्सपेक्टेड था उसमें से भी कुछ नहीं हुआ। गांधी जी निराश होकर वापस आ गए, और जो डेडलॉक था ना वो किस पर हो गया था, माइनॉरिटीज़ के पैक्ट पर डेडलॉक आ गया था कि माइनॉरिटीज़ को कैसे जो है राइट से देने हैं उसके बेसिस पर। ओके, माइनॉरिटीज़ आप देखिए कि वही डिवाइड और रूल यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर रहा था ब्रिटिशर्स का। देन 29 दिसंबर 1931 को क्या हुआ था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिज्यूम करेंगे सीडीएम फेज़ 2, जो सिविल डिसोबीडियंस फेज़ 2 है उसको दोबारा से लॉन्च करेंगे। और ड्यू टू फेलियर ऑफ, किसकी वजह से कर रहे हैं ये, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए जो सीडीएम है उसका फेज़ 2 लॉन्च कर देंगे। तो इसका कारण पूछा जा सकता है कि क्यों किया गया था।
गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अगर देखें तो वाइसराय वेलिंगटन उस टाइम पर थे, और इनका जो मेन फोकस था ना वो ये था कि अब जो है गांधी जी को अलाउ नहीं करेंगे हम किसी भी हालत में कि वो मास मूवमेंट कर सके या उसे लीड कर सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट को नुकसान उस टाइम पे पहुंचाया था। और प्रेस को भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया था बुरी तरीके से, और नेशनल लिटरेचर को भी बैन कर दिया था इवन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने ख़त्म कर दिया है, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है लोगों का, तो कैसे ही मूवमेंट कोई हो पाएगा। देन गुडविल ऑफ आईएनसी जो है हमको नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ने ये कहा। एक तरीके से गवर्नमेंट पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ जाए, ये कांग्रेस मान जाए कुछ चीज़ों में, लेकिन अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें किसी की अच्छाई नहीं चाहिए, अब हम अपने तरीके से सबको सप्रेस करेंगे। ओके, देन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो नॉट अलाउड टू कंसोलिडेट, मतलब अब हम इस मूवमेंट को इतना बड़ा ही नहीं होने देंगे कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। गवर्नमेंट ये सब कर रही थी। ओके, देन चेंज एटीट्यूड आपका मिलेगा। चेंज एटीट्यूड मतलब कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से जो दिल्ली पैक्ट है ना वो वापस ले लिया, जिसमें गांधी जी ने इतनी सारी चीज़ें डिमांड की थी और कुछ गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर ली थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे और टैक्स में कट कर देंगे। ये सब कुछ वापस ले लिया, इवन अपनी ही जो इन्होंने बात कही थी उससे ये मुकर गए। ओके, फिर 4 जनवरी 1932 को क्या हुआ था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया अगेन, और आईएनसी को बैन कर दिया गया, तो बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया है देखिए। और अप्रैल 1934 में क्या हुआ था, गांधी जी ने विड्रू कर लिया सीडीएम को, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल सप्रेशन कर दिया था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और लोगों को जेल के साथ साथ में उनको क्या कर रहे थे, बहुत ही दर्दनाक आप कहें तो ट्रीटमेंट दे रहे थे। देन क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है ना जिसको पढ़ रहे हैं, तो 8 अगस्त वाली डेट आपको ध्यान में रखनी है। आईएनसी ने इसे ग्वालियर टैंक बॉम्बे सेशन में से लॉन्च किया था, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको मैंने QIM लिखा है शॉर्ट में, इसको रेटिफाई कर दिया था फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर कौन सा नारा दिया था, डू और डाई, मतलब या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। अब ये लास्ट सिचुएशन ऐसी रह गई थी कि इसके अलावा हम ज़्यादा नहीं सस्टेन कर पाएंगे अगर अभी रिजल्ट नहीं निकला तो। और फिर आता है कि आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या कारण थे, इसे हम ना डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें इसके लिए क्रिप्स मिशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या रीजंस थे पीछे उनको देखना पड़ेगा। जब क्रिप्स वाला कोई क्वेश्चन आएगा या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का आएगा PYQ, उसमें करेंगे। वो ऑलरेडी आपके पिछले ईयर्स में पूछा गया है, तो टॉपिक वहाँ पे कवर हो जाएगा। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन दी आफ्टर मैथ ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट। तो चौरा चौरी इंसिडेंट जब हुआ था, देखिए नॉन कोऑपरेशन को लेकर, इसमें इसके मेथड्स को लेकर और इसके विड्रॉल को लेकर 3-4 प्रश्न तो एक ही टॉपिक पे पूछ लिए हैं इस बार। सो यहाँ पर क्या है, CR दास वो नहीं थे। ठीक है, आपको देखना है कि लॉयर कौन थे जिन्होंने लीगल डिफेंस किया होगा। तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, इन्होंने क्या किया था, लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था, जो कि अरेस्ट हो गए थे यहाँ पर। ओके, देन चौरा चौरी इंसिडेंट यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इसमें से हुआ था। अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो इसके हर इंसिडेंट, हर इवेंट को ध्यान से पढ़कर जाइए। देन नेचर ऑफ इंसिडेंट क्या रहा था कि आफ्टर पुलिस फायरिंग ऑन प्रोटेस्टर्स एंड एंग्री मॉब सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन। तो फायरिंग स्टार्ट पहले पुलिस ने की थी, फिर उसके बाद मॉब ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, और यहाँ पर 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। देन गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या रहा था कि इन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया था, नॉन कोऑपरेशन। वही मैंने कहा था, जो अहिंसा की वैल्यू है उसको फॉलो करते हुए। लीगल डिफेंस जो है वो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने क्या था। कितने अक्यूज्ड थे इस केस में, 172। मॉब थी तो बहुत सारे लोग थे। आउटकम ऑफ डिफेंस क्या रहा, ड्यू टू देयर एफर्ट्स डेथ सेंटेंसेस ऑफ 19 पर्सन्स वर कम्यूटेड एंड देन सेवरल अदर्स रिसीव्ड रिड्यूस्ड पनिशमेंट्स। ओके, तो कुछ कुछ मतलब सक्सेसफुल रहे थे इसमें, और यही वो उसका क्या है, चौरा चौरी इंसिडेंट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, subsequent to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication,
from all spheres decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. यहाँ पर गांधी जी के बारे में पूछा गया है और बेसिकली ये आपका कब हुआ था? पूना पैक्ट के टाइम पर हुआ था। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अनटचेबिलिटी को अपोज किया था। उस टाइम पर आप देखिए तो पूना पैक्ट से पहले कम्युनल अवार्ड्स आ गए थे, तो उसी के रिगार्डिंग आपका ये सब एपिसोड हुआ था। मैं आपको इसको अच्छे तरीके से नीचे समझा देती हूँ, उसके बाद एक बार क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे। तो इसमें है पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 24 सितंबर 1932 को। ये डेट ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। देन महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द कम्युनल अवार्ड विच प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। जो मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बताए, गांधी जी ने इसे अपोज किया था कि हम ये जो है ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल ही है, जिसमें हम हिंदू सोसाइटी के बीच भी डिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी डिवाइडेड है सोसाइटी, लेकिन अब एक ही रिलीजन के बीच में और लोग जो हैं आपस में बढ़ जाएंगे। और वो यरवदा जेल में थे उस टाइम पर जब इन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था इसके अगेंस्ट में, जो कम्युनल अवार्ड आ गए थे। इसका आउटकम ये रहा था कि भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वैसे वो थोड़ा सा उनके लिए वेलफेयर चाहते थे, ये नहीं कि वो अंदर से ये चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी की कंडीशन को देखकर और उनकी रैशनैलिटी को समझकर, खुद भी भीमराव अंबेडकर बहुत रैशनल थे, तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को आंका और ये पैक्ट फिर साइन कर लिया। और देखिए आफ्टर द पैक्ट क्या हुआ था, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को जो है वो काफ़ी डिस्कार्ड करना स्टार्ट किया। उन्होंने इसके अगेंस्ट स्ट्रगल जो है वो शुरू किया। हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम इन्होंने चलाया, जिसमें इन्होंने हरिजन टर्म को यूज़ किया जो अनटचेबल्स थे उनके लिए। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ 1932 में इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद में एक जर्नल भी स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, हरिजन। एंड ऑल इंडिया टूर्स जो है वो स्टार्ट किए, और जो लोगों को टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, वो सब इसमें इंक्लूडेड था जो इनका प्रोग्राम था उसमें। पहले लोगों को ना अनटचेबल्स को टेंपल में एंट्री भी नहीं मिलती थी, और एम्फेसाइज्ड किया कि उनको एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन मिले, जो उनसे राइट्स छीन लिए गए थे कि आप पढ़ ही नहीं सकते वो हो जाए, सैनिटेशन, सोशल डिग्निटी उनकी बनी रहे। और सिग्निफिकेंस के तौर पर अगर देखें तो पूना पैक्ट जो है उसको एक टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर सोशल रिफॉर्म वाला डायरेक्शन देखें हटकर उन कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो गवर्नमेंट और उनमें चल रहा था, गवर्नमेंट तो बस इनको यूज़ कर रही थी डिवाइड एंड रूल के लिए, लेकिन अगर हम देखें आपस में तो हमारे लीडर्स ने काफ़ी अच्छा वहाँ पर डिसीजन लिया कि बंटने नहीं दिया कम्युनिटीज़ को। यही था। अभी कम्युनल अवार्ड की एक डेट आती है जो पूछ ली जाती है कि कब स्टार्ट हुए थे, तो 16 अगस्त 1932 को ये आ गए थे। और उस टाइम पे इंग्लैंड में जो उनके पीएम थे वो कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड थे, उन्हीं के टाइम पर आया था। और ये यूपीएससी 1996 का प्रश्न है आपका। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि प्रेजेंट एससी है, एससी कम्युनिटी शेड्यूल्ड कास्ट, उसमें उनमें डिवाइड और रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी इसमें, ओके। और ये लोथियन कमेटी किससे रिलेटेड है, कम्युनल अवार्ड से, ये पीवाईक्यू है, पूछा गया। देन इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी भी इसको कहते हैं, इसी के रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था। गांधी जी ने इसे भाप लिया था कि ये आपका डिवाइड एंड रूल है और इंडियन यूनिटी पर खतरा हो सकता है, इसलिए सितंबर 20 1932 को उन्होंने इनडेफिनिट फास्ट स्टार्ट किया, और जिससे जो है एमसी रज़ा ने भी सपोर्ट किया, ठीक है। इनके सपोर्टर्स पूछे जा सकते हैं उस टाइम पे कौन कौन से थे, यहाँ पर मैंने नोट्स में इसलिए लिख दिया, आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में नाम आया होगा। देन कम्युनल अवार्ड जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले इनिशियली उसे सपोर्ट कर रहे थे, फिर बाद में लेकिन पैक्ट हुआ तो मान गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये चीज़ गलत है। पूना पैक्ट की बात करें तो सितंबर में हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड ऑल थे, और एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी आ सकती है, जैसे एमसी रज़ा, मदन मोहन मालवीय, और ये सब कहाँ पर हुआ था, यरवदा जेल में ही हुआ था, क्योंकि गांधी जी जेल में थे। अग्रीमेंट बना और इन्होंने फिर सीट रिजर्व कर दी और जॉइंट इलेक्टोरेट्स आ गए। यूपीएससी 1997 का प्रश्न है कि जॉइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिए गए थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में उनकी सीट्स को बढ़ा दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और वो पहले 71 थी, अब 147 कर दी गई थी, ओके। और पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि ये पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, तो गवर्नमेंट ने भी इस पर फिर कुछ किया नहीं और ये मान गई।
और इसको अमेंड भी कर दिया इन्होंने कम्युनल अवार्ड के उसमें। और सितंबर 1932 में क्या हुआ, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये गांधी जी ने जेल से ही स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद कुछ और इंसिडेंसेस हुए थे। ये तो पूना पैक्ट के बारे में ही था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे या जो आपको रिवीजन करना था वो था। अभी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि बाकी दो भी देख लिए। ये नवंबर से दिसंबर 1932 में हुई थी। आईएनसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और गांधी जी ने भी नहीं अटेंड की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने अटेंड की थी। आपको याद रखना है, अंबेडकर जी जो है वो हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में। और अगस्त 1933 में क्या हुआ था, गांधी जी जेल से रिहा हो गए थे, और इन्होंने फिर हरिजन कैंपेन स्टार्ट की थी। हरिजन पेपर जो हमने ऊपर पढ़ा वो था। फिर आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ये तो इजी प्रश्न है आपका, पेरियार ई.वी. रामास्वामी नेकर या नायकर। ये थीम रिपीटेड है और स्टेट पीसीएस में इसको बार बार पूछा जाता है। एक तो इनका नाम क्या था, पेरियार भी था, और इन्होंने ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में स्टार्ट किया था। ओके। और ये जो मूवमेंट है ना, उसका एम था कि ऐसी सोसाइटी बन जाए जो कि इक्वालिटी पर और सेल्फ डिग्निटी पर बेस्ड हो, और वो चाहे कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। देन इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है। पर्टिकुलरली तमिलनाडु में इसने काफ़ी वर्क किया था, जहाँ पर राइट्स ऑफ लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ के बारे में बात की थी। पेरियार ने स्ट्रेस किया कि रैशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट और जो सोशल इक्वालिटी है वो सबको मिलनी चाहिए, और यही हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का भी एक पार्ट बनता है। ओके। वुमेन्स राइट पर भी इन्होंने बात की थी। अब ई.वी. रामास्वामी नायकर को लेकर प्रश्न बनते हैं कि ये कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इन्हें फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है, और द्रविडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था। इन्होंने इम्पोजिशन ऑफ हिंदी को अपोज किया था उस टाइम पे। अब ये बिल्कुल डिफरेंट मीन्स का मुद्दा है। आजकल जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसको हम मीन्स के पर्सपेक्टिव से अलग से डिस्कस कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अभी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चल रहा है वो आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को हक दिलाने के लिए चल रहा है। ओके। उसमें जो तमिल है ना, उनकी लैंग्वेज, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको वो प्राइड और द्रविडियन नेशनलिज्म से जोड़ के देखते हैं। अब अगर ऑब्जेक्टिव्स देखें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करना, अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट कर देना, ये सब है। और एक डीएमके पार्टी जो आप तमिलनाडु में आज भी देखते हैं, उसका भी राइज आप कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस्ड मान सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का। और ये इसी का ही ऑफशूट माना जाता है। इसीलिए जब आप देखते होंगे कभी न्यूज़ में, तो हिंदी को लेकर यूनियन और जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु, उनके बीच में ऐसे टसल चलते रहता है। देन वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी वेलफेयर वाले प्रोग्राम्स होंगे उस पर इन्होंने बात की थी। अब इसमें ना एक ऑप्शन था ज्योतिबा फुले के बारे में, ऑप्शन में दिए हुए थे, तो वो हमने पढ़े थे। वो सोशल रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र के, और उन्होंने भी लोअर कास्ट और वुमेन के एम्पावरमेंट पे काम किया था। अभी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2019 में ही सेम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे प्रश्न पूछा था। थीम रिपीट हुई है, देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, और लीडर्स से मैच करना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी मैच्ड है, सही मैच्ड है बिल्कुल। इनमें से आपको करेक्टली मैच्ड पेयर ही बताने हैं कौन कौन से हैं इन तीनों में से। और ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ई.वी. रामास्वामी नायकर, ये अभी हमने देखा। तो हमारे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। अब अगली बार हो सकता है आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए, तो पहले ये वाला मूवमेंट था, उसके बाद अनटचेबिलिटी लीग आई, और उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा आई। इसके बारे में थोड़ा सा नोट देख लेते हैं कि ये एक पीजेंट मूवमेंट था, ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने फाउंड किया था लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी में। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, अप्रैल 1936 में किया गया था। ओके। देन पेरियार ई.वी. रामास्वामी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे महाराष्ट्र सेट में पूछा है 2019 में कि ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे एसोसिएटेड थे कौन, पेरियार, तो उनके बारे में बताना है। जैसे जस्टिस पार्टी से ही एसोसिएटेड थे, और जस्टिस पार्टी जो है वो पहले फॉर्म कर ली गई थी। इसे किसने बनाया था वो देखना है आपको। 1916 में इसे सी.एन. मुदालियर ने फाउंड किया था, टी.एम. नायर और पी.टी. चेट्टी, ठीक है, नाम आप देख लीजिए, पी.टी. चेट्टी है। इन्होंने इसे फाउंड तो किया था, लेकिन जस्टिस पार्टी के बाद में प्रेसिडेंट कौन बने, पेरियार बने 1944 में।
फिर इन्होंने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था द्रविदर कशागम में। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, ऑफ कोर्स ये तमिल में लिखा होगा। देन फाउंडेड इन 1944। इसी को ही ट्रांसफॉर्म किया था जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे, ओके, तब इसलिए नया इस्टेब्लिशमेंट इसका ईयर ये हो जाएगा। और इन्होंने ही द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु उसकी नींव रखी थी। सो दैट वाज आवर होल PYQ एनालिसिस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन जो कि आए हुए थे। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।